यू लुक एट द कॉइन और आप उसका एक्सरे निकाल लेते हो। जो एक नोशन है कि हमारे यहाँ शायद सोने के सिक्के बहुत चलते होंगे, हम सोने की चिड़िया हैं, तो ये सच नहीं है। रत्ती भर की अकल नहीं है। ये तो हम लोग सब यूज़ करते हैं। पेड़ होता है, उसके बीज होते हैं, रत्ती के बीज। एक प्लिनी करके रोमन हिस्टोरियन हुआ है, तो वो ये चीज़ एक शिकायत कर रहा है इंडिया से, चूँकि वो इंपोर्ट करते थे। पूरा रोम का जो गोल्ड है वो इंडिया में चला जाता है, लेकिन इंडिया में जेम स्टोन्स, एक्सोटिक एनिमल्स, सिल्क, चंदन, आइवरी। शिवाजी ने ये चीज़ समझी कि भाई अगर मुझे हिंदव धर्मोद्धारक बनना है तो भाई ये जो भारतीय प्राचीन संस्कृति है मुझे उसको रिवाइव करना पड़ेगा। बहुत बड़ा सा कॉपर का पॉट मिला। अब उस पॉट के अंदर की जब उन्होंने मिट्टी हटाई तब उन्हें पता चला कि भाई क्या है इसके अंदर, इसमें तो सोने के सिक्के भरे हुए हैं। इंडिया में इससे बड़ा सोने के सिक्कों का होड़, जिसको हम निखात कहते हैं, वो कभी नहीं मिला। तो कई सारे ऐसे कॉइन्स हैं इंडिया के जो आपको इंडिया में नहीं मिलेंगे, लेकिन वो वहाँ इंग्लैंड में है। तो हमारा बहुत सारा खजाना लिटरली अभी भी लंदन में है। आप खुदाई करें, अपने अब घर में कुछ काम कर रहे हैं और आपको खजाना मिल जाए, तो उसका ओनर कौन होता है? So my friends, this podcast is truly amazing for one reason, because हमने solely coins के बारे में बात किया है। एंशियंट इंडिया से लेके दुनिया भर के बहुत सारे कॉइन्स को डिस्कस किया, क्या इंपॉर्टेंस है उसकी, न्यूमिस्मैटिक्स आखिर होता क्या है और हमें और आपको क्यों जानना चाहिए अपने कॉइन्स के बारे में। हमारे गेस्ट वैभव शर्मा, ही इज़ अ रिसर्च स्कॉलर एंड टीचर्स हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी एट जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर। दिस कुड बी अ लिटिल लॉन्गर पॉडकास्ट देन व्हाट वी यूजुअली डू, तो थोड़ा सा आराम से बैठो, स्नैक्स लेके पूरा पॉडकास्ट एंजॉय करो। बहुत सारा आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा रिगार्डिंग योर ओन हिस्ट्री, रिगार्डिंग आपकी अपनी जगह से हो सकता है कि कुछ कॉइन्स ऐसे जिनको हम डिस्कस कर रहे हों इस पॉडकास्ट के ऊपर। बिफोर यू गेट इनटू द पॉडकास्ट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिकॉज आपके लिए तो ये मुफ्त है, लेकिन हमारी इससे बहुत हेल्प होती है। थैंक यू सो मच। सो वैभव, वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक्स फॉर हैविंग मी। एक चीज़ जो मुझे बहुत फैसिनेट करती है आपके बारे में, वो ये है कि यू लुक एट द कॉइन और आप उसका एक्सरे निकाल लेते हो। आपको उसके आगे पीछे का सब कहानी पता रहता है। हाउ कम? इस दुनिया में हज़ारों कॉइन्स होंगे, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई? बहुत साल हो गए मुझे कलेक्ट करते करते। आई थिंक इट्स बिन 20 ईयर्स। तो मैंने बहुत सारे कॉइन्स हैंडल किए हैं, आई थिंक थाउजेंड्स। वो चाहे इंडिया के हों, चाहे फॉरेन के हों, चाहे एंशियंट हों। तो इतना ज़्यादा उनको देखा है, स्टडी किया है कि अब सिर्फ सामने आते ही वो पता चल जाता है कि अगर मेरे हाथ में कभी गया है तो वो एक पिक्चर दिमाग में आ जाती है। फिर मैं देख के बता सकता हूँ कि ये कौन सी कंट्री का है, कितना पुराना है, क्या मेटल है। वो प्रैक्टिस से आता है। आई थिंक यही बहुत सालों पुरानी एक आदत है जो रह गई है। बाकी सब चीज़ें चेंज हो गई हैं। एट व्हाट एज यू स्टार्टेड कलेक्टिंग कॉइन्स? आई थिंक आई वाज 11 or 12. You were 11 or 12. And I'm 31 now. It's been more than 20 years. More than 20 years, come on. So, हमें बताओ कि ये कब ऐसा हुआ, कब दुनिया में ये जो बार्टर सिस्टम है, जहाँ पे एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ लेना, खरीद फरोख्त, और वो सब जो चीज़ थी, वो सिस्टम कन्वर्ट हुआ कॉइन्स में या करेंसी में, या इसकी ज़रूरत कब पड़ी? अच्छा, देखिए, अपन ने ये चीज़ पढ़ी है इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, अपन सब जानते हैं। मैं प्योर हिस्ट्री में नहीं जाऊंगा, लेकिन हम देखते हैं कि जैसे जैसे सिविलाइजेशन डेवलप हुई है, हम एक रूरल फेज से अर्बन फेज में आए हैं। तो जैसे जैसे हमारी ज़रूरतें बढ़ती गई हैं, हम एक सोफिस्टिकेटेड सोसाइटी बनाई है। तो पहले एक बार्टर सिस्टम हुआ करता था, जो हम सब जानते हैं, जिसको वस्तु विनिमय कहते हैं। अगर आपके पास कोई चीज़ ज़्यादा है, मुझे वो चाहिए, लेकिन मेरे पास दूसरी कमोडिटी है जो मेरे पास ज़्यादा है, तो हम एक्सचेंज कर लेंगे। लेकिन ये बहुत ज़्यादा समय तक नहीं हो सकता है। जैसे जैसे सोसाइटी डेवलप करती है, हम ट्रेड और जितनी भी एक्सरसाइजेज होती हैं वो फ्लरिश करती हैं, तो ये सब चीज़ें आगे एक प्रॉब्लम आपको फेस करवाती हैं। जैसे कि इंडिया में हम लोग अनाज के साथ पहले गाय भी यूज़ करते थे एक्सचेंज के मीडियम के रूप में। लेकिन अब आप देखिए कि आपके पास, अब आपको 200 क्विंटल चावल चाहिए, आपने उसके लिए एक गाय दे दी है। लेकिन अगर आपको 100 क्विंटल चावल चाहिए तो गाय को काट के आधा नहीं दिया जा सकता, तो उसकी किसी भी तरह की कोई भी उपयोगिता होगी वो सब खत्म हो जाएगी। तब जाके सोसाइटी में लोगों को दिमाग में ये चीज़ आई, यार कुछ तो ऐसी कमोडिटी होनी चाहिए जिसको हम ज़रूरत के आधार पर काट के और फिर वे करके अपनी चीज़ को आदान प्रदान कर सकें। तब लोगों का ध्यान गया मेटल पे। तो वो हम मानते हैं कि कॉइन की ओर बढ़ने का पहला स्टेप था। फिर हम पहले वो मेटल देखते थे, वो बुलियन होता था। फिर वी यूज़ टू वे देम, कि अगर आपको 5 ग्राम से रिलेटेड कोई चीज़ चाहिए तो हम तोलते थे उसको। फिर धीरे धीरे इसमें भी प्रॉब्लम आने लगी कि व्हाट इज़ द ऑथेंटिसिटी ऑफ द मेटल। और स्टैंडर्डाइजेशन भी कैसे? हाँ, स्टैंडर्डाइजेशन की दिक्कत आई कि भाई
जो माइन्यूट भी अगर उसमें डिफरेंसेस आएंगे वेट करते में, तो वो कैसे पता चलेगा? करेक्ट। तो दैट इज़ व्हेन द स्टोरी ऑफ गवर्नमेंट कम्स इन। वहाँ पे जो अथॉरिटी है, वो अथॉरिटी क्या करेगी, वो जिम्मेदारी लेगी, खुद ही उन मेटल को वे करेगी और उस पर अपनी एक मोहर, एक सिक्का वो डाल देगी। वो आपके सिक्के वहाँ से शुरू होते हैं। आज भी हम देख रहे हैं क्या होता है, अगर आपका सिक्का चलते चलते घिस जाए तो हम उसको यूज़ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उस पर जो भी चीज़ लेजेंड दिया गया है, सिक्कों पे जो चीज़ लिखी रहती है, दैट इज़ कॉल्ड लेजेंड। अगर वो मिट जाए तो वो सिर्फ इज़ अ पीस ऑफ मेटल। करेक्ट। तो ये पूरी स्टोरी है, जो ये आप समझिए कि जो 1500 साल की कहानी थी, वो अभी मैंने आपको 5 मिनट में बता दी। ये बहुत लंबा प्रोसेस था। तो इंडिया में हमारे यहाँ कॉइन्स स्टार्ट हुए हैं अराउंड 600 BC में, और वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में भी इट वाज अराउंड 600 और 700 BC साइमल्टेनियसली इंडिया में और यूरोपियन वर्ल्ड में साथ ही कॉइन्स शुरू हुए हैं। ओके, दैट इज़ द जिस्ट। यू हैव द फर्स्ट कॉइन? आई थिंक आई हैव ब्रॉट वन। ओके, दिस इज़ द फर्स्ट कॉइन इन इंडिया। वी यूज टू यूज़ दीज काइंड ऑफ कॉइन्स जब गौतम बुद्ध जिंदा थे इंडिया में। मैं बात कर रहा हूँ ईसा मसीह के भी पैदा होने से 500 साल पहले की बात। ओके। हाँ, दिस कॉइन इज कॉल्ड पंच मार्क बिकॉज ऑफ द टेक्निक दैट वाज एम्प्लॉयड इन मैन्युफैक्चरिंग दिस काइंड ऑफ कॉइन्स। क्योंकि एक सिंपल से जो मेटल का पीस है, उस पर छोटे छोटे स्टैम्प्स किए गए हैं डिज़ाइंस के। यू कैन हैव अ लुक बाय योरसेल्फ। और अर्लीस्ट कॉइन्स में एक बात ये होती है कि आपको उसमें किसी तरह का कोई रिटर्न मटेरियल, किसी राजा की पोर्ट्रेट वगैरह कुछ नहीं मिलेंगे, ओनली सिंपल सिंबल्स। इसमें जो सिंबल्स हैं वो बहुत डे टू डे लाइफ सिंबल्स हैं, जो मुझे दिख रहा है। एक जानवर है, बिल्कुल, और आई थिंक देयर इज़ वन मोर, और फिर उसके बाद शायद ये सन है या ट्री है। सन है, ट्री है, फिर आपको वहाँ फिश भी दिखेगी, कभी कभी एक रेलिंग के बीच में पेड़ खड़ा हुआ वो दिखेगा। हाँ, इवन वी फाइंड स्वास्तिक ऑन एंशिएंट कॉइन्स। अच्छा, स्वास्तिक भी मिलता है हमें इंडिया के पुराने सिक्कों में। हाँ, और ये बहुत फाइन इंक्रिप्शन है। हाँ, इसको हम कह सकते हैं कि जो टेक्निक उस वक्त यूज़ की गई है, बहुत अच्छे से उसको पंच किया गया है कॉइन। लेकिन अभी भी ये सिक्के इंडिया में लगभग 400 साल तक चले। उसके बाद जाके वी केम इन कांटेक्ट विद ग्रीक्स, यूनानियों के। तब जाके हम लोगों को, ये एक स्टडी है, स्कॉलर्स का ऐसा मानना है कि हम लोगों ने अपने कॉइन्स पे जो लेजेंड लिखना है वो उनसे सीखा है, या हम ये कह सकते हैं कि वो उनसे इंस्पायर्ड है। स्टिल बहुत सारे स्कॉलर्स का ये भी कहना है कि ये चीज़ हमने खुद से ही अपने आप सीखी है। लेकिन ये चीज़ हम सब जानते हैं कि अलेक्जेंडर का हमला हुआ था भारत में, आई थिंक 4th century BC में। देन वी केम इन टू कॉन्टेक्ट विद द हेलेनिक वर्ल्ड। तो वो लोग जो भी चीज़ फॉलो करते थे या प्रैक्टिस करते थे, तो इंडियन वे ऑफ लाइफ है वो उससे इन्फ्लुएंस हुई, और वाइस वर्सा वो भी हमारी वे ऑफ लाइफ से इन्फ्लुएंस हुए। तो कई चीज़ें जो आर्ट पीसेस होते हैं या वैसे मंडान चीज़ें होती हैं लाइफ की, जिसमें ये प्रभाव दिखता है और हम ध्यान नहीं देते। तो कॉइन एक वैसा ही कह सकते हैं एग्जाम्पल है जिस पे ये सब चीज़ें हमें प्रभाव दिखा आगे जाके। तो अर्लीस्ट कॉइन में हमें इंडिया से ये कॉइन मिलता है, और वर्ल्ड वाइड अगर हम बात करें, वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बात करूं तो लीडिया एक डायनेस्टी हुआ करती थी, जो हमारा आज का तुर्की है, एर्दोगान साहब का, जो आजकल तुर्की हो गया है। वहाँ पे एक बहुत ही एंशियंट किंगडम था लीडिया, किंगडम ऑफ लीडिया। वहाँ का राजा था एलिटास। मैं बात कर रहा हूँ अराउंड 700 BC की। एलिटास, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन नोन टू हैव इशूड कॉइन्स, एंड द मेटल वॉज इलेक्ट्रम। इलेक्ट्रम होता है सिल्वर एंड गोल्ड का एक नेचुरल एलॉय होता है, इलेक्ट्रम। अच्छा, मतलब इलेक्ट्रम करके वो एक मेटल, हाँ, एग्जिस्ट करता था। अलॉय जो भी हमें मेटल मिलता है वो प्योर फॉर्म में नहीं मिलता, वो कई सारे और जो मिनरल्स हैं उनके साथ मिलता है। फिर हम ओर कहते हैं। फिर उसकी एक प्रोसेस होता है उसको शोधन करने का, उसको साफ करने का, तब जाके हमको प्योर मेटल मिलता है। करेक्ट। तो वो कॉइन्स बनाता था इलेक्ट्रम में। मैं बात कर रहा हूँ अराउंड 650 BC की। फिर उसके बाद जो उसका बेटा हुआ क्रोएसस, he was the first person to have issued the bimetallic currency system. Bimetallic I meant कि सोने के और चांदी के सिक्के, जो हायर वैल्यू के कॉइन्स हैं वो सोने में वो इशू करता था और बाकी चांदी में। मतलब कि जो एक कमी उसके फादर के कॉइन्स में थी वो इसके समय में आके ख़त्म हो जाती है। तो हम ये मानते हैं कि क्रोएसस इज़ द फर्स्ट पर्सन जिसने दुनिया में कॉइन्स चालू किए। इंडिया में एंशिएंट टाइम्स के जो कॉइन्स दिखते हैं उसमें आई वाज रीडिंग समवेयर जहाँ पे बताते हैं कि अश्वमेघ यज्ञ जो होता था उसके भी एविडेंस मिलते हैं, ये चीज़ें। हाँ, हमें मिलते हैं।
हमारे एंशियंट इंडिया में कुछ ऐसे राजा हुए हैं जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया है। हमको बाकी संस्कृत साहित्य में जो हमारा लिटरेचर है एंशियंट इंडिया का, वहाँ पे अश्वमेध यज्ञ के काफ़ी रेफरेंसेस आए हैं। लेकिन वैसे होता क्या है अश्वमेध यज्ञ ये होता है कि जैसे आप एक राजा है जो अपनी ताकत अपने पड़ोसियों में और आसपास के लोगों को बताना चाहता है, तो वो एक यज्ञ करते हैं प्रॉपर। एक बड़ा सा एक ग्रैंड यज्ञ होता है, उसमें वो करते हैं, एक पूजा करने के बाद एक घोड़े को छोड़ दिया जाता है फ्री ऐसे ही, और उसके पीछे फौज चलती है। तो उसमें ये चीज़ होती है कि वो घोड़ा जिस भी राज्य से निकलेगा, अगर तो उस राज्य के राजा ने उस घोड़े को रोका नहीं, इट मीन्स कि हम मान लेंगे कि उसने इस राजा की जो है सबॉर्डिनेशन एक्सेप्ट कर लिया। अगर तो उन्होंने इस घोड़े को रोक दिया, इट मीन्स वॉर। तो जो फौज साथ में चल रही है तो वो उनके साथ लड़ती थी। तो ये होता था अश्वमेध यज्ञ। ऐसे हमारे पास कई रेफरेंसेस हैं, इंडिया के लिटरेचर में भी है और इंस्क्रिप्शंस में भी है। लेकिन जो न्यूमिस्मेटिक्स मतलब जो कॉइन्स से रिलेटेड है, हमें गुप्ता डायनेस्टी में ऐसे कॉइन्स मिलते हैं। हमने सबने विक्रमादित्य का नाम सुना हुआ है जी। तो जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है, जो सेकंड चंद्रगुप्त है, उसके फादर हैं समुद्रगुप्त। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था। इसके रेफरेंसेस हमें संस्कृत लिटरेचर में मिलते हैं, लेकिन बहुत समय तक उसको कहानी ही माना जाता था। लेकिन फाइनली हमको उनके सिक्के भी मिलते हैं जिसमें उसमें वो दिया गया है कि वो घोड़ा छोड़ के उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया है, और पीछे एक घोड़ा बना हुआ है उनके सिक्के के, और उसके ऊपर लिखा हुआ है ब्राह्मी लिपि में अश्वमेध पराक्रमः, ब्राह्मी लिपि एंड संस्कृत लैंग्वेज में। तो ये एक आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है कि एंशिएंट इंडिया में अश्वमेध जो यज्ञ होता है, ये सिर्फ कहानी कोरी कल्पना नहीं है, ये सच में होता था। इसके अलावा जो इसका ग्रैंडसन है चंद्रगुप्त सेकंड का जो बेटा था कुमारगुप्त, हमें उसके भी कॉइन्स मिलते हैं जो कि अश्वमेध यज्ञ उसने किया है उस चीज़ को बताते हैं। तो उसके गोल्ड के सिक्के पे हमको मिलता है। जब हम करेंसी की बात करते हैं तो बहुत सारे नामों से हम जानते हैं, तो सही मायने में क्या कहानी क्या है, रुपए की कहानी क्या है, या जो करेंसी का जो एवोल्यूशन है जो आप अलग अलग सेंचुरीज में देखते हैं और अलग अलग डेकेड्स में आपको समझ में आता है, सॉरी डेकेड्स तो नहीं बट लाइक सेंचुरीज में जो हमें समझ में आता है कि कैसे कैसे चीज़ें बदली हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। देखिए, जब से सिक्के शुरू हुए, मैं विश्व की नहीं भारत की बात करता हूँ, तो समय के साथ साथ जो सिक्के का वज़न है वो भी बदलता गया, कभी ज़्यादा कभी कम हुआ। जो मेटल है जिससे सिक्का बनता है वो भी चेंज होता रहा है, और उसके साथ साथ उसके जो नाम हैं, हम अपने कॉइन को क्या बुलाते हैं, वो भी समय के साथ साथ बदलता गया। जैसे आपने पूछा अभी सवाल कि रुपए की क्या कहानी है, तो मैं आपको रुपए की ही कहानी बताता हूँ, आपको एक आइडिया लग जाएगा। तो जो रुपया शब्द है हमारा, वो संस्कृत के रूप शब्द से आया है। और रूप शब्द का मतलब संस्कृत में होता है सिल्वर, चांदी। तो एंशिएंट इंडिया में चांदी के सिक्के ज़्यादा चलते थे। जो एक नोशन है कि हमारे यहाँ शायद सोने के सिक्के बहुत चलते होंगे, हम सोने की चिड़िया हैं, तो ये सच नहीं है। जहाँ तक आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस की बात है, अर्लीस्ट लेयर में हमको चांदी के सिक्के मिले हैं जिनको हम पंचमार्क कहते हैं। तो इंडिया की साइकी में वो जो चांदी है, वो जो सिल्वर है, वो हमेशा बैठा रहा। वो जो शब्द है वो समय के साथ साथ जो रूप है, वो रुपयकाणी, रुपया, कई उसके नाम बदले गए। फिर जाके क्या हुआ, शेरशाह सूरी के समय में उसने पहली बार जो स्टैंडर्डाइज़ किया इंडिया के करेंसी सिस्टम को, और एक अराउंड 11 ग्राम का एक चांदी का सिक्का चलाया जिसको ही कॉल्ड रुपया। तो इसके पहले की जितनी भी कन्फ्यूजन थी, कोई चांदी का सिक्का है जो बहुत सारे वज़न मान का है, फिर बिलन का भी कुछ कई सिक्के चलते हैं, फिर सोने के भी हैं, कॉपर के भी हैं। तो शेरशाह सूरी, जिसके लिए हम उसको जानते हैं कि उसने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया था, तो उसने अपने जो करेंसी सिस्टम है उसको भी ऑर्गेनाइज़ किया। तो उसने क्या किया, उसने सोने की मोहर चलाई, चांदी का रुपया चलाया 11 ग्राम का, और एक लगभग 12-13 ग्राम का कॉपर का दाम चलाया। तो ये जो हम आज रुपया चला रहे हैं, जो शब्द यूज़ कर रहे हैं, ये एक्चुअली ये 500 साल पुराना है, और जो शेरशाह सूरी ने शुरू किया। जहाँ हम बैठे हैं ग्वालियर में, इस यहाँ पे जो किला है हमारा ग्वालियर का फोर्ट, इवन वहाँ पर भी ग्वालियर में रुपए के सिक्के बने हुए हैं। अच्छा। एक टकसाल हमारे यहाँ ग्वालियर के किले पे भी थी, और उन सिक्कों पे लिखा रहता है ग्वालियर फारसी में। तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं कि कोई सिक्का किस जगह पे बना हुआ है। फिर उसके बाद जब इंडिया का ट्रेडिशन, इंडिया का कल्चर काफ़ी दुनिया में, साउथ एशिया में फैला, तो जो वर्ड रुपया है वो बाकी देशों में भी गया। तो हम देखते हैं आज पाकिस्तान में, श्रीलंका में, नेपाल में, इंडोनेशिया में, या फिर मालदीव्स में, वहाँ पर भी रुपया या इससे जुड़े हुए वेरिएशंस जो हैं प्रोनाउंसिएशन के, वो चलते हैं। और कैसे ऐसे और कितने ऐसे नाम हैं जो बहुत प्रचलित हैं, जैसे एक है, आज भी हम लोग अपनी आम भाषा में बातचीत करते हैं कि भाई इसका दाम क्या है, ठीक है, और यू नो व्हाट आर द अदर नेम्स, दे आर टॉकिंग अबाउट द प्रोवर्ब्स।
नहीं कुछ अलग नाम है ना, जैसे आना पैसा धेला ये सब चीज़ें। जैसे आपने धेले का नाम लिया, जैसे मैं बताऊं, हम लोग बात करते हैं कि धेले भर की अकल नहीं है। इसका मतलब जो आइडिया वो ये है, किसी में इतनी सी भी अकल नहीं है। इट मीन्स धेला यूज टू बी अ वेरी छोटा सिक्का, छोटा डिनोमिनेशन ऑफ अ कॉइन, हमारी करेंसी का। तो ये माने कि हमारे इंडिया में 2-3 ऐसे प्रिंसली स्टेट्स, रियासतें हुई हैं इंक्लूडिंग ग्वालियर, जिन्होंने धेला डिनोमिनेशन के सिक्के चलाए हैं। उसमें से एक इंदौर भी है। इसके अलावा आप देखेंगे कि मुग़ल काल में भी कई ऐसे शब्द आए हैं सिक्कों को लेके, चाहे वो अशरफी हो, चाहे वो दमड़ी हो, चाहे टंका हो। ये सारे जो शब्द हैं वो अलग अलग तरह के कॉइन को डिनोट करते हैं। समय के साथ साथ कुछ सिक्के जो हैं वो बच गए हैं, वो प्रोसेस में आते रहे, यूज़ करते हैं लोग बाग, लेकिन कुछ सिक्के ऐसे हैं वो समय के साथ साथ खो गए, वो सिर्फ हमारी बोलचाल की भाषा में बच रहे गए। जैसे मैं एक उदाहरण दूँ आपको, कि हम बोलते हैं कि चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, मतलब कि आपका नुकसान हो जाए लेकिन एक आपका रुपया, आपकी जो चीज़ है वो कम ना हो। ये जो इसका अगर मैं सोर्स लूँगा तो अकबर ने एक अपने पूरे करेंसी का जो उसका सिस्टम था, उसमें सबसे छोटा सिक्का जो था कॉपर का, दैट वाज दमड़ी। अच्छा, तो वो जो हम कह सकते हैं कि ये जो कहावत है, इसकी शुरुआत उस काल से हो सकती है जब सिक्के की सबसे छोटी यूनिट दमड़ी हुआ करती थी, और लोग बाग वो उनकी साइकी में बैठ गया शब्द। तो यही चीज़ें हैं जो आगे जाके दमड़ी बंद हो गई, वो शब्द बचा रह गया। रत्ती भर की अकल नहीं है। अच्छा, आपने बात की रत्ती भर की अकल नहीं है, ये तो हम लोग सब यूज़ करते हैं। तो रत्ती क्या चीज़ है, मैं आपको बताऊं कि रत्ती आज भी इंडिया में एक पेड़ होता है, उसके बीज होते हैं रत्ती के बीज, जिसको हमारे संस्कृत लिटरेचर में अलग अलग नामों से बुलाया गया है। चाहे वो उसको रत्ती बोलें, चाहे गुंजा बोलें, चाहे कृष्णल बोलें। ये देखिए मेरे हाथ में है ये रत्ती का बीज। ये आप देख सकते हैं, ये बहुत छोटा है, इसका कोई वज़न नहीं है। लेकिन अगर आपको कोई ऐसी चीज़ जो जैसे कोई प्रेशियस मेटल है या कोई जेम स्टोन है जो हम बहुत ही कम मात्रा में वज़न में यूज़ करते हैं, तो हम वेट के रूप में ये रत्ती इस्तेमाल करते हैं। तो जो हमारे प्राचीन भारत में ये जो सब सारी चीज़ें थी जो हम वेट यूज़ करते थे, आज तो हमारे पास बाँट है, 1 किलो का है, पसेरी का है, 5 किलो का है, पहले बाँट नहीं हुआ करते थे। तो हम क्या करते थे, जो नेचुरल एलिमेंट्स हैं जो हम मानते हैं कि एक यूनिफॉर्म हमेशा वजन में रहते हैं, वो हम बाट के रूप में यूज़ करते थे। तो क्या वाकई में ये बीज हमेशा कंसिस्टेंटली यूनिफॉर्म वेट रहता है? नहीं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल साइंटिफिकली मैं ये बोलूँ कि इनका बिल्कुल एग्जैक्ट सेम वेट में रहते हैं, लेकिन वो इतना वो इतना माइन्यूट डिफरेंस है कि उस वक्त के लोग अपने हाथ में लेके उसको कभी भी पता नहीं कर पाते थे, और हम भी आज भी नहीं कर सकते। जो भी उसमें डिफरेंस आता है वो बहुत ही मिलीग्राम का आता है, पॉइंट्स में आता है। तो इसलिए हम उसको यूज़ करते हैं, और तब भी करते थे, और आज भी सोनार लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है हमारा नेचुरल विजडम का, कि हम अपने आसपास हम ढूंढ लेते हैं जब भी हमें किसी बड़ी प्रॉब्लम है कि भाई छोटा वजन कैसे करें, बड़ा पसेरी वसेरी तक तो ठीक है, सोना चांदी कैसे तोलें या जेवरात कैसे तोलें, तो उन्होंने रत्ती हमने अपने आसपास देखा। अब मैं आपको इसी से रिलेटेड और बात बताता हूँ कि ये जो आप बात कर रहे हैं रत्ती के बीज की, ऐसे ही इसका एक और उदाहरण है, जैसे कैरेट है। हम अपना डायमंड है वो कैरेट में तोलते हैं। अब कैरेट क्या होता है, मेडिटेरेनियन जो हमारा यूरोप है वहाँ पे एक पेड़ होता है कैरब का, CAROB। तो उसके जो बीज होते हैं वो कैरब सीड्स कहलाते हैं। तो जैसे हम यहाँ रत्ती इस्तेमाल करते हैं, वो लोग वहाँ कैरब के सीड्स यूज़ करते थे, हैंस द वर्ड कैरेट। तो जब यूरोपियंस इंडिया में आए तो अपने साथ अपना जो वज़न का सिस्टम है पूरा वो लेके आए, वो अपने साथ अपने ऑन्स लेके आए, पाउंड लेके आए और कैरेट लेके आए। और हमारे पास खुद इंडिया का भी कम से कम 2-3 हज़ार साल का इतिहास है। वज़न कैसे करते हैं चीज़ों को, वो साउथ का अलग होता था, नॉर्थ का अलग होता था, बिकॉज ऑफ द वास्टनेस ऑफ द कंट्री। वो कभी भी यूनिफॉर्म नहीं रहा। कैसे, जैसे क्या डिफरेंस होता था किस चीज़ का? ये वजन के सिस्टम नहीं, उसका ये डिफरेंस है, जैसे कैरेट इसके रत्ती के बीज हैं, ये सिर्फ हमारे यहाँ ही मिलते हैं, नॉर्थ में आप मान लीजिए। लेकिन आप साउथ में जाएंगे तो वहाँ पे वज़न तो उनको भी करना है, तो वो लोग क्या करेंगे, अपने आसपास देखेंगे कि ऐसी क्या चीज़ है। तो हम अपने घर में भी देख सकते हैं, हमारे यहाँ वज़न के लिए चावल भी इस्तेमाल किया गया है, उड़द की दाल के बीज, खसखस के दाने। अच्छा, ये सब चीज़ें वज़न के लिए का दाना तो इस लाइक कि आप बहुत छोटा होता है, नहीं कर सकते ना, तो आप एक दाने से यूज़ नहीं करते हैं उसको, आप बहुत सारे लेके उसकी एक पोटली बना लेते हैं। तो आपको पता चल जाता है कि ये जो है इतने खसखस के दाने के बराबर ये वज़न है। तो जैसे जैसे समय बढ़ता गया और साइंटिफिक डेवलपमेंट हुआ, तो हम लोगों ने जो बीज हैं ये छोड़ दिए, और फिर पर्टिकुलर तरीके से 19th सेंचुरी में हमने अपना किलो का जो मीट्रिक सिस्टम है वो पूरी दुनिया में अडॉप्ट हुआ। बीच में अपन ये जो बात कर रहे थे कि ये प्रोवर्ब्स की बात कर रहे थे, इन प्रोवर्ब्स के पीछे की क्या कहानियाँ हैं? जैसे आप क्या बोलते
कि मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी ना फूटी दूं। कौड़ी नहीं दूंगा, हाँ बिल्कुल, ये तो सबसे फेमस है। हाँ। अब फूटी कौड़ी क्या चीज़, मैं आपको बताऊँ, जब हम सिक्के के लेवल तक नहीं पहुँचे थे, कॉइन के लेवल तक, हाँ। तो हम, आपने अभी खुद बताया कि हम अपने आसपास की चीज़ों से ही अपने जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर आपको कोई चीज़ किसी से लेनी है या एक्सचेंज करनी है, तो पहले ये प्रॉब्लम होती थी कि बार्टर सिस्टम की एक लिमिट्स होती हैं, लिमिटेशंस हैं। तो हम अपने आसपास ऐसी चीज़ देखते हैं जो यूनिफॉर्म वेट की हैं, जो सब जगह अवेलेबल हैं, हर कोई चाहता है। फिर एक समाज में एक स्थिति आती है कि एक सहमति सी बन जाती है कि ये जो चीज़ है इसको हम एक्सचेंज के मीडियम के तौर पे यूज़ करेंगे। तो जो कौड़ियाँ हैं, जिसका साइंटिफिक नेम मोनेटा मोनेटा है, वो हाँ, ये आपको समंदर में एक मोलस्क होता है, उसकी प्रजाति है। मोलस्क मतलब जैसे जो हमारे घोंगे होते हैं, ओके, घोंगे, स्नेल्स जो होते हैं, स्नेल, उसी की फैमिली से रिलेटेड ये भी एक स्नेल होता है, जिसका साइंटिफिक नाम है मोनेटा मोनेटा। तो जब वो मर जाता है तो उसका आउटर शेल जो होता है, जिसको हम कौड़ी कहते हैं, वो हम यूज़ करते थे। और ये न सिर्फ एंशियंट वर्ल्ड में, इवन सिक्के चालू होने के बाद भी इंडिया में जो लोकल पॉपुलेशन थी, अपनी रोज़मर्रा की चीज़ें पूरी करने के लिए वो कौड़ियों का ही इस्तेमाल करती थी। जैसे ह्वेनसांग, जितने भी फॉरेन हमारे यहाँ ट्रैवलर्स आए हैं, वो अपने किताबों में इस चीज़ का उल्लेख करते हैं कि इंडिया के जो बाज़ार हैं वो कौड़ियों से भरे पड़े हैं। तो उन लोगों को जो चीज़ अपनी रोज़मर्रा की चीज़ खरीदनी होती थी, वो लोग कौड़ियों से काम चला लेते थे। अब जैसे वही कौड़ी जब टूट जाती है तो ऑब्वियस सी बात है, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो आप ये समझिए कि वो सोसाइटी में वो सबसे कम वैल्यू की एक मीडियम है, दैट इज फूटी कौड़ी। वो हमको अभी भी एक्सकवेशन में मिलती है। अच्छा, हाँ बिल्कुल, कितना फैसिनेटिंग है ये सारा चीज़ें। बिल्कुल बिल्कुल, ये ऐसी चीज़ है, इसके लिए संस्कृत लिटरेचर में एक वर्ड आया है, कपर्दिक। कपर्दिक एक वर्ड आया है फूटी कौड़ी के लिए। और इवन जो हमारा आयुर्वेद है, आयुर्वेद में भी ये जो कौड़ियाँ हैं, इनकी भस्म को दवाई के रूप में यूज़ करते हैं, कपर्दिक भस्म। तो जब आप कभी किसी वैद्य के पास जाएंगे तो वो आपको इसके बारे में ज़्यादा बताएंगे कि किसी पर्टिकुलर बीमारी को दूर करने के लिए वो कपर्दिक भस्म देते हैं। मतलब कि वो चीज़ हमारी जो बीमारियां उसको भी सही कर रही है, और अगर हमको कुछ दुकान से चीज़ें लेनी है तो हम उससे जाके ले सकते हैं, और उसको तोड़ के भस्म बना के उसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये कब होना शुरू हुआ कि लोग, जैसे हमने देखा है कि बच्चों के स्पेशली जब वो पैदा होते हैं तब उनको कौड़ी पहनाते हैं नज़र से बचाने के लिए, वो सिक्कों वाली एक माला है, हाय और इन सब तरह की चीज़ें पहनाते हैं। तो कब ऐसा हुआ कि ये ऑर्नामेंट्स भी बनने लगे इन चीज़ों की, जो कि किसी टाइम पे करेंसी थी, और इनफैक्ट उस समय भी करेंसी थी। अच्छा, जो आप बता रहे हैं, और मैं इसमें एक चीज़ और मैं बात करना चाहता हूँ कि आज भी ऐसा क्यों होता है कि दूल्हा जो है उसको पैसे की माला पहनाते हैं। बिल्कुल, आपने एक सही चीज़ पे ध्यान दिया है। हाँ। वो ये है, ये एक पुराना ट्रेडिशन है जो समहाउ बचा रह गया सोसाइटी में। क्योंकि पहले अगर हमको किसी को कुछ देना है, या आप समझिए कि अपनी जो ताकत है या फिर समाज में जो आपका स्थान है वो दिखाना है, तो वो कैसे दिखता है, धन से। तो वो क्या करते थे कि जो सिक्के हुआ करते थे, चाहे वो चांदी के हों चाहे सोने के हों, और अगर कोई समाज का नीचे का तबका है जो ये सब चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो वो कॉपर के या जो बेस मेटल के कॉइन है वो उसकी माला बना के किसी को अगर देना है तो उसको पहनाते थे, जैसे हम फूल की माला इस्तेमाल करते हैं। आज भी हमारे यहाँ पे इंडिया में कुछ ट्राइब्स हैं जो इस तरह के सिक्कों की मालाएं यूज़ करते हैं, नेकलेसेस यूज़ करते हैं, जिसको हमारे एरिया में कहते हैं हवेल कहते हैं। तो अगर आप देखेंगे कि न सिर्फ वो जनजातियाँ, बल्कि समाज का अगर एक उच्च तबका है लेकिन वो पुरानी परंपराओं को फॉलो कर रहे हैं, जैसे राजा महाराजाओं के परिवार हैं, तो वो लोग कॉपर की जगह जो हवेल यूज़ करेंगे उसमें सोने के सिक्के लगे होंगे, वो मोहरों की होगी हवेल। लेकिन जो साधारण जनता है वो उसमें कॉपर के या जो कि बेस मेटल, जो छोटे यूनिट के करेंसी के यूनिट्स हैं, वो इस्तेमाल करती है। धीरे धीरे जो सिक्के हैं, ये जो सिक्के, इनमें अपने आप, चूँकि इनमें देवी देवताओं के पहले चित्र हुआ करते थे, तो इनको धीरे धीरे जो इनकी मान्यता है वो धार्मिक और जादू टोने के रूप में भी समाज के एक तबके में होने लगी कि ये जो ईविल है वो वियर ऑफ करते हैं। एक हम कह देते हैं नज़रबट्टू टाइप के होते हैं। तो यही चीज़ है जो आगे चल के जो आप बता रहे हैं, जो बच्चों को हाई पहनाते हैं वो सिक्के के रूप में ही होता है, वो ये चीज़ आगे जाके इस ट्रेडिशन में डेवलप हुई है। लेकिन ये कितनी पुरानी है ये बताना मुश्किल इसलिए है क्योंकि हमको बहुत पुराने इस तरह के हवेल नहीं मिलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 200-300 साल तक। लेकिन साउथ इंडिया में हमको, जब हम बुलियंस इंपोर्ट करते थे, चूँकि हमारा ट्रेड होता था दुनिया में लगभग सभी देशों के साथ, तो वहाँ के राजा महाराजा जो विदेशी सिक्के हैं चांदी के बड़े बड़े, उनकी भी हवेल पहनते थे, जो ज़्यादातर इटालियन और स्पेनिश डॉलर की हुआ करते थे। और समय के साथ साथ हर जगह पे सिक्के अलग होते हैं, तो हवेल का साइज़, उसको लेके उसकी इंपॉर्टेंस, उसकी मिथ्स, वो सब अलग रहते हैं। तो इंडिया में ये जो हमारी हाई है उसकी कहानी ये है।
और वो जो नोटों की माला है, नोटों की माला, क्योंकि अब आप सिक्के अफोर्ड नहीं कर सकते सोने चांदी के, बट द ट्रेडिशन सर्वाइव्स। तो आप क्या करते हैं, 10 और 20 रुपए के नोट की माला बना लेते हैं। मन में अच्छा लगता है कि भाई हम पहने, हम सोने चांदी के सिक्के नहीं पहन सकते, कुछ तो पहने हैं महंगी चीज़, तो वो नोटों की माला का वही ट्रेडिशन है कि दूल्हा जो है तो इतनी लंबी पहनते हैं कि 4 लोग जो है ना माला ही लेके आ रहे हैं। बिल्कुल, हमारे जो नेता वगैरह हैं वो भी पहनते हैं, वो चीज़ें चलती हैं। किस किस तरह के मेटल्स यूज होते थे? जैसे आपने बहुत सारे मेटल्स की बात करी, ये चीज़ें हमें जब हम बात करते हैं तो हमें बहुमूल्य जो मेटल्स हैं, सोना चांदी, बस यही समझ में आता है, ज़्यादा कॉपर। तो सिक्कों में कौन से मेटल्स के और कब ऐसा हुआ कि गोल्ड होना कम हो गया, बाकी चीज़ें आना? मैं आपको बताता हूँ कि इंडिया में हमने कॉइन्स के लिए सिर्फ सोना चांदी और कॉपर यूज़ नहीं किया, बाकी और मेटल भी जो हमने एम्प्लॉय किया इसके लिए। जैसे कि हमने लेड एम्प्लॉय की है। एंशियंट इंडिया का जो हमारा वेस्टर्न पार्ट है, महाराष्ट्र और गुजरात वाला, वहाँ पे लेड जो है वो ज़्यादा प्रचुरता से मिलता है। और जो वहाँ हमारे जितने भी पोर्ट्स बने हुए हैं, तो जो ट्रेड के माध्यम से भी लेड आता था। तो उस एरिया में कुछ डायनेस्टीज ऐसी रही हैं जो सोने चांदी के सिक्के नहीं, शीशे के सिक्के चलाती थी, लेड के। जैसे वेस्टर्न क्षत्रप हो गए, या फिर सातवाहन हो गए, या उनके जो छोटे उनके करद राजा थे, महातलवार हो गए, ये लोग सब शीशे के सिक्के यूज़ करते थे। तो जब गुप्त राजाओं ने इन लोगों को हराया, तो चूंकि उस एरिया के लोगों को आदत पड़ गई थी उन्हीं कॉइन्स को यूज़ करने की, तो जब गुप्तों के अगर सोने के सिक्के नॉर्थ इंडिया में चल रहे थे, तो दे हैड टू इशू लेड कॉइन्स इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। क्योंकि लोग अकस्टम्ड हो चुके थे पिछले 2-3-4 शताब्दियों से उन सिक्कों के। इसके अलावा हमें इंडो ग्रीक राजाओं के निकल के सिक्के मिलते हैं। निकल का कॉइन के रूप में यूज़ होना वर्ल्ड में अपने आप का ये एक अर्लीस्ट एविडेंस था। कुछ 2 राजा हैं इंडो ग्रीक राजा, जो हैं एक अगाथोक्लीज है और एक पेंटेलियन है। इनके हमको कॉपर निकल के कॉइन्स मिले हैं। जो आज हम अभी स्टील के कॉइन इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे पहले जो हमारे 5 और 1 रुपये के सिक्के हुआ करते थे वो कॉपर निकल होता था, उसमें कॉपर और निकल होती थी। लेकिन हम मॉडर्न वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। अर्लीस्ट जो हम बात करें इसका एविडेंस जाता है वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में, वो इंडिया में जाता है। निकल को कॉइन के रूप में यूज़ करने का पहला एविडेंस हमारे यहाँ मिलता है। उसके अलावा हमारे पास जो एग्जाम्पल आते हैं वो इलेक्ट्रम के भी आते हैं। अर्ली मिडिल पीरियड में, जो हमारा मध्यकालीन पीरियड है, वहाँ पे हमको कुछ ऐसी छोटी डायनेस्टीज़ हैं जिन्होंने इलेक्ट्रम के भी कॉइन्स यूज़ किए हैं। उसके अलावा एक मेटल होता है बिलन, BILLON। ये एक मेटल, प्योर मेटल न होते हुए एक अलॉय होता है। हमारा जो सल्तनत पीरियड है, जो सल्तनत काल दिल्ली का है, वहाँ पे जो छोटे कॉइन्स इस्तेमाल होते थे वो बिलन के होते थे। बिलन क्या होता है? बिलन होती है चांदी, और उसके अलावा उसमें बेस मेटल होता है, कॉपर या लेड या जिंक भी हो सकती है। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही चांदी का अगर परसेंटेज कम होता जाता है, जैसे 50 से नीचे गिर गया, तो उस मेटल को हम बिलन कहते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है उसकी वैल्यू भी उसी हिसाब से नीचे जा रही है। फिर समय के साथ साथ हमने और भी मेटल्स यूज़ किए। वर्ल्ड में जिंक के भी सिक्के चले हैं। अच्छा। जस्ता जो होता है, कब चले हैं? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर जो बाकी सारे मेटल्स थे जिनको वॉर एफर्ट्स में लगा दिया गया था, दुनिया में सोने के, चांदी के, कॉपर के सिक्के चलते थे। लेकिन अब वो सारा मेटल शिफ्ट कर रहे हैं आप, क्यों? क्योंकि आपको आर्मरी, बाकी सारी चीज़ें बनानी है। तो जो जिंक एक मेटल बचा, उसके कॉइन्स चलाएं। तो बेल्जियम, जर्मनी, नॉर्वे, इन कंट्रीज़ में जिंक के सिक्के भी चले हैं। अच्छा। हाँ, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जिंक का सिक्का नहीं चला है, लेकिन कुछ 5-6 ऐसे मेटल्स हैं जो इंडिया में आपको शुरू से लेकर अंत तक चले ही हैं। दूसरा, आपके सवाल का जो एक आंसर मैं देता हूँ कि आपने पूछा था सोने और चांदी के सिक्के भारत में बनने कब हो गए बंद, तो मैं आपको बताता हूँ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय तक, 1938-39 तक, जो हमारा रुपया है आज, जो हम स्टील का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो हम प्योर चांदी का 11 ग्राम का हुआ करता था। मतलब भारत में रुपए का सिक्का चांदी का हुआ करता था 1938-39 तक। उसके बाद एकदम से सिल्वर की प्राइस शूट कर गए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, तो हमको ट्रांजिशन करना पड़ा, हमने सिल्वर छोड़ दी। तो अपने एग्जिस्टेंस के बाद पहली बार ऐसा हुआ इंडिया में कि रुपया चांदी के अलावा किसी दूसरे मेटल में मिंट हुआ है। हम स्टिल उसको रुपया कह रहे हैं, रुपया शब्द का मतलब चांदी होता है, लेकिन अब चांदी से उसका कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ पे हिस्ट्री में एक ब्रेकेज आता है। उन्होंने निकल के कॉइन चलाए 1 रुपए के। फिर व्हाई निकल इज सो इम्पोर्टेंट? नहीं, शुरू में भी ऐसा लगा कि जैसे निकल ने रेवोल्यूशनाइज किया। रेवोल्यूशनाइज किया, मैं बताता हूँ। निकल की इधर पे बात इंपॉर्टेंस की नहीं है, कोई भी मेटल की इंपॉर्टेंस बताती है कि वो मिलता कितना है, ओके, अवेलेबिलिटी कितनी है। तो निकल अपने आप में एक प्रेशियस मेटल तो नहीं था, हम ये नहीं कह सकते, लेकिन हाँ वो इतना ज़्यादा भी आराम से नहीं मिलता था कि आपको हर घर में निकल के कुछ चीज़ें मिल जाएं। वो हम मानते थे कि एक सेमी प्रेशियस मेटल है, तो उसके कॉइन्स बनाए जाते थे।
क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि हमारा सिक्का चले, उसकी कोई वैल्यू हो, तो आपको ऐसा नहीं है कि साधारण किसी भी मेटल में आप सिक्का चला दो, तो इट हैज़ टू हैव सम इंट्रिंसिक वैल्यू। तो निकल के हमने कॉइन चलाया, धीरे धीरे जब निकल की वैल्यू है वो भी शूट कर गई, तो क्या किया हमने, फिर हमने उसमें कॉपर मिला दिया। तो 70s में हमारे कॉपर निकल के सिक्के चले, फिर धीरे धीरे कॉपर की भी वैल्यू शूट कर गई, तो धीरे धीरे हमने स्टील के सिक्के चलाए। तो ये एक ट्रांजिशन है, जैसे जैसे मेटल की वैल्यू उसकी कॉइन की वैल्यू से ज़्यादा होती जाएगी, तो हमको वो उसको हटाना पड़ेगा और एक जो बेस मेटल है वो इस्तेमाल करना पड़ेगा। ओके जी। इससे ये भी पता चलता है कि उस समय यहाँ के राजा कितना ट्रेड ट्रांजिशन होता रहा होगा। इंडिया का पूरे ऑलमोस्ट एंशियंट वर्ल्ड से ट्रांजिशन होता था, जो उनका ट्रेड था वो होता था। क्यों, उसके कई एविडेंसेस भी हमको मिलते हैं, मैं आपको बताता हूँ। एक प्लिनी करके रोमन हिस्टोरियन हुआ है 1st सेंचुरी AD में, तो वो ये चीज़ एक शिकायत कर रहा है, अपनी किताब में हमको मिलता है रोमन राजा से, कि ये जो है कि रोम की जो जनता है वो अपने लग्जरियस चीज़ों के लिए इंडिया से, चूँकि वो इंपोर्ट करते थे, पूरा रोम का जो गोल्ड है वो इंडिया में चला जाता है। हम कोई चीज़ उनसे इंपोर्ट नहीं करते थे, इतनी ज़्यादा हमको उतनी ज़रूरत होती नहीं थी, हम लोग सेल्फ सफिशिएंट थे। लेकिन इंडिया में जेम्स स्टोन्स, एक्जॉटिक एनिमल्स, सिल्क, चंदन, आइवरी, ये सारी चीज़ें हम एंशिएंट वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करते थे। स्पाइसेस सबसे फेमस स्पाइस है, तो उसके बदले में हम लेते क्या थे, उनके पास कुछ था नहीं ऐसा, हम उनसे लेते थे गोल्ड एंड सिल्वर। तो ये जो प्लिनी जो है, ये व्यक्ति यही शिकायत कर रहा है कि इतना ज़्यादा ट्रेड हो रहा है, जो कि ट्रेड डेफिसिट रोमन के अगेंस्ट जा रहा है। तो वो कह रहे हैं कि आप इस पर कोई एक बंधन लगाओ, कोई एक बार लगाओ, वरना रोमन एम्पायर का जितना भी हम सोना लूट के लेके आ रहे हैं, वो जहाँ की जनता पूरी डंप कर देती है भारत में। तो ये जो चीज़ है ना, तो हमारा वो ट्रांजैक्शन पूरे एंशिएंट वर्ल्ड में होता था। इवन जो आपका जो वेस्टर्न कोस्ट है गुजरात का और महाराष्ट्र का, वहाँ पे कई सारे पोर्ट्स हमको मिलते हैं, जहाँ पे उस वक्त के पोर्ट्स हमें मिलते हैं, जहाँ पे जब ASI और बाकी एजेंसीज एक्सकवेट करते हैं, तो हमको उस वक्त की चीज़ें मिलती हैं जब हम ट्रेड करते थे। अरिकामेडू तमिलनाडु में एक साइट है, वहाँ पे हमको रोमन कॉइन्स मिल रहे हैं बहुत बड़ी तादाद में, सीजर के, अगस्टस के, ये सारे सिक्के हमको वहाँ मिले हैं। क्यों, क्योंकि वो एक कॉलोनी बन गई थी रोमन्स की, उनके M4 मिले हैं वहाँ पे। वो लोग जो यहाँ चीज़ बेचते थे, M4 हुआ करते थे, रोमन पीरियड के बड़े बड़े मटके हम कह सकते हैं। वो एक अलग तरीके का होता है, सुराही जैसे, उसमें 2 ऐसे हैंडल होते हैं, वो M4 होते थे। वो लोग वो ये सेल करते थे। तब भी इंडिया को शराब ज़्यादा पसंद थी, तो हम लोग जो उनकी जो वाइन है वो हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट करते थे। तो वो उनके M4 हमको यहाँ पे पोर्ट्स के एक्सक्वेशन में मिले हैं। आपने एक चीज़ और बोली थी, एक्सोटिक एनिमल्स, व्हाट डज इट मीन? एक्सोटिक एनिमल्स, देखिए जो नॉर्मल एनिमल्स होते हैं, जो पेट होते हैं, वो जो सब पालते हैं, वो भी पालते हैं, हम भी पालते हैं। लेकिन एक्सोटिक वो एनिमल्स होते हैं जो जंगली जानवर होते हैं, जिनको नॉर्मली पाला नहीं जाता है। जैसे कि मैं आपसे बात करूँ, जो जंगली कोई बंदर हैं, घरों में नहीं पाले जाते हैं, लेकिन भाई किसी का मन है बंदर पालने का, पैसा उसके पास, वो कर सकता है। तो यहाँ से लोग बाग हाथी हो गया, बंदर हो गए, गैंडे हो गए, कुछ ऐसी चिड़िया जो सिर्फ जंगल में मिलती हैं, उनको बंद करके वो बेचते थे उनको। अभी भी ऐसा होता है। ये वेस्टर्न वर्ल्ड में आज भी जो सुपर रिच लोग हैं, वो अपने घर में बर्मीज पाइथन रखते हैं, जो कि एक एक्सोटिक एनिमल है। पाइथन मतलब एक अजगर है, और बाकी टाइगर्स वगैरह रखते दुबई के लोग हैं, दुबई के लोग रखते हैं। हाँ। ये क्या है, ये एक्सोटिक एनिमल्स है। नॉर्मल लोग ये सब चीज़ें पेट नहीं रख सकते हैं, हम लोग कुत्ता बिल्ली रखेंगे, लेकिन वो लोग एक्सोटिक एनिमल्स रखते हैं। ये एक्सोटिक एनिमल्स तो ये अपॉर्चुनिटी इंडियंस ने उस समय रियलाइज करी कि इनको एक्सोटिक एनिमल्स, इनको हम इनसे बिजनेस कर सकते हैं। तो हमारे जितने भी जंगल थे वो धीरे धीरे खाली होने लगे, क्योंकि हम वो वहाँ पे उनको चीज़ें सेल कर रहे थे टेक्निकली। और इसके और एविडेंसेस हैं। एक सिटी है इटली में, पोम्पेई नाम है उसका, पोम्पेई एंड हेलिकर्नासस, ये 2 सिटीज़ थी इटली में। 79 में एक इरेप्शन होता है माउंट वेसुवियस का, एक ज्वालामुखी का, वोल्केनो का, और ये 2 सिटीज़ थी जो उस वोल्केनो के पास में सिचुएटेड थी, उसके लावा में पूरी तरह से कवर हो जाती हैं। लोग बाग जैसे थे उसी स्थिति में मर जाते हैं। वो सिटी एक तरह से समय में दब जाती है। कुछ समय बाद 200 साल अभी पहले ही उन जगहों की खुदाई होती है, तो हमको रोमन सिटीज़ एज इट इज़ मिलती हैं, जैसे लोग 2000 साल पहले रहते थे। तो क्या हुआ, वहाँ की खुदाई में हमको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मिलती है, वो है एक आइवरी की मूर्ति है, जो देखने में पूरी तरह लग रही है कि ये भारतीय है। उसकी बनावट जो है, जिस तरह की हमारे यहाँ मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, उसको नाम दिया गया है पोम्पेई लक्ष्मी। ये आइवरी की बनी हुई मूर्ति है। तो ये इटली में हमारा ट्रेड होता था, ये इसका एक एविडेंस है। अभी 4-5 साल पहले इजिप्ट में
एक उसकी कोस्टल सिटी है इजिप्ट की, वहाँ पे खुदाई में हमको बुद्धा की मूर्ति मिली है। ओके। एंशियंट वर्ल्ड में हमारा ट्रेड न सिर्फ चीज़ें इधर से उधर जा रही हैं, आइडियाज़ भी माइग्रेट करते हैं, क्योंकि ट्रैवलर्स जा रहे हैं, करेक्ट। पिलग्रिम्स जा रहे हैं, तो अपने साथ साथ अपने जो भी कल्चर है, अपना धर्म, वो भी लेके जा रहे हैं। तो उसके जो फिजिकल एविडेंसेस हैं ये 2000 साल बाद कभी कभी खुदाई में निकल के आ जाते हैं। पूरी हिस्ट्री में आपको कौन सा कॉइन है जो बहुत फैसिनेट करता है, जिसकी कहानी तुम्हें बहुत ज़बरदस्त लगती है? इंडिया की हिस्ट्री में कुछ 2-3 ऐसे सिक्के रहे हैं, कॉइन्स रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंट्रिगिंग है, जिसमें से एक सिक्का है पृथ्वीराज चौहान का। उस सिक्के में हमको तराइन की लड़ाई के बारे में हम जानते हैं, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की लड़ाई मोहम्मद गौरी के साथ हुई थी, ठीक है, ये एक फैक्ट है। लेकिन हमको पृथ्वीराज चौहान का एक सिक्का मिलता है, उस सिक्के में आगे पृथ्वीराज का नाम लिखा हुआ है और उसके पीछे मोहम्मद गौरी का भी नाम लिखा हुआ है। हिस्टोरियंस पिछले 150 साल से ये जो पहेली है इसको सुलझाने में लगे हुए हैं कि वो क्या परिस्थिति रही होगी कि उस लड़ाई के बाद कौन हारा, गौरी हारा कि पृथ्वीराज हारा, कोई भी हारा हो, ये सिक्के की क्या कहानी है। क्योंकि सिक्का जो होता है आपकी सॉवरेनिटी दिखाने का एक माध्यम है। सबसे पहले चाहे मेडिवल वर्ल्ड हो चाहे एंशिएंट वर्ल्ड हो, सिक्का जो है, मुद्रा, कॉइन, ये किसी भी राजा की सुपीरियॉरिटी, अपने सब्जेक्ट्स पे अपना जो सॉवरेनिटी वो दिखाने का एक तरीका होता है। तो जितने भी प्रभुत्व, जो कुछ प्रभुत्व, हाँ, अपना प्रभुत्व दिखा रहे हैं कि भाई मेरा सिक्का चलता है यहाँ पे, तो वो क्या करते थे, अपने इस राइट को बहुत ही ज़्यादा तरीके से बचा के रखते थे, किसी और को नहीं चालू करने देते थे कॉइन्स। क्यों? क्योंकि राजा आप ही हो अकेले। तो मेडिवल वर्ल्ड में जबकि कभी कोई बादशाह सुल्तान आया तो वो 2 काम सबसे पहले करता था। एक तो खुतबा पढ़वाता था अपने नाम का। खुतबा जो है, जो शुक्रवार की जो नमाज है उसमें खुतबा पढ़वाता था और अपने नाम के सिक्के चलवाता था। खुतबा क्या होता है मैं बताऊं। खुतबा है एक तरह से रिलीजियस अनाउंसमेंट, वो अपने सब्जेक्ट्स को बताने का तरीका है, उम्मा को बताने का तरीका है, जो मुस्लिम पॉपुलेशन थी, कि जो सुल्तान है अब चेंज हो चुका है, अब मेरा शासन होगा यहाँ पे, अब मेरी सल्तनत है। तो एक तरह से आप उसको रिलीजियस एक अनाउंसमेंट है, जो वहाँ मौलवी और काजी वगैरह होते थे, वो उनकी जो प्रेयर होती है शुक्रवार की, उसमें ये चीज़ अनाउंस करते थे। तो ये एक ऐसा राइट था जो वो लोग बहुत अच्छे से गार्ड करके रखते थे। तो अगर ये ऐसी चीज़ है कि भाई आप ये राइट किसी को दे नहीं सकते हो, तो फिर ये किन परिस्थितियों में पृथ्वीराज चौहान ने अपने सिक्के के पीछे मोहम्मद गौरी का नाम लिखवाया होगा, या अगर वो गौरी का सिक्का है तो उसने किन परिस्थितियों में पृथ्वीराज का नाम लिखवाया है? इस सवाल का उत्तर आज तक नहीं मिला है। 1000 साल से पहली बनी हुई है। तो दिस इज़ वन ऑफ द एनामलीज ऑफ इंडियन न्यूमिस्मेटिक्स कि ये अभी तक इसका आंसर नहीं मिला है। दूसरी चीज़, मुगल्स ने क्या किया है, वो लोग बहुत ही ज़्यादा इनोवेटिव थे अपने कॉइन्स को लेके, चाहे वो अकबर हो, जहांगीर हो या शाहजहां हो। इन लोगों ने अपने जो पूरा कॉइन्स का सिस्टम चलता आ रहा है पिछले 500-1000 साल से, उसको रीऑर्गेनाइज़ किया प्रॉपर तरीके से, वज़न मान को फिर से स्टैंडर्डाइज़ किया। जो सिक्के हैं उनने बता दिया कि भाई कॉपर के इतने चलेंगे, बाकी सिक्के हैं उनको बंद करवा दिया। तो उसके साथ साथ उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत ही भारी सोने के भी सिक्के चलाए, सोने के सिक्के। अब वो जो सिक्के हैं वो कॉइन के रूप में यूज़ नहीं करते थे। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जहांगीर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी तुज़ुक जहांगीरी में ये बताया है कि उसने 1000 तोले का एक कॉइन ढलवाया आगरा में, जिसका नाम है कौकब ताली, जिसका उसने नाम भी रखा है। 1000 तोला मतलब हो गया लगभग आप मान लो 11-12 किलो सोने का। अब वो सिक्का उसने पर्शिया के एम्बेसडर जो आया था इसके राजदूत यादगार, उसको गिफ्ट किया। इस तरह के और भी हैवी सिक्के मुगल्स ने बनाए हैं, 5 किलो के, 10 किलो के, उन सब के उन्होंने अलग अलग नाम दिए हैं। तो ये जो सिक्का है ये कुछ समय पहले यूरोप में ऑक्शन के लिए आया था, 70s-80s में। ये 12 किलो का सिक्का। इस तरह के सिर्फ 2 ही सिक्के जाने जाते हैं। एक सिक्का निज़ाम के पास था और एक सिक्का ईरान में मानते हैं कहीं कुछ लोग कि ईरान के अगर एम्बेसडर को दिया है तो वहाँ होगा। निज़ाम ने आज़ादी के बाद वो सिक्का खो गया, पता नहीं चला, फिर एकदम से वो यूरोप में आके रीसरफेस होता है और वहाँ पे एक ऑक्शन हाउस है, वो उसको ऑक्शन करता है उसका। वहाँ पे जो इंडियन अथॉरिटीज़ थी वो उन्होंने इंडिया को इन्फॉर्म किया कि भाई ये जो अपना सिक्का है यहाँ से हो रहा है, बताओ आपको क्या करना है, कुछ करना भी है कि नहीं। तो फिर यहाँ से बाकी सारी स्टेप्स ली गई कि भाई ये इंडिया के हेरिटेज का हिस्सा है, इसको रिपैट्रिएट कर दिया जाए। लेकिन आगे जाके वो चीज़ जो है वो सेल हो गई। ओके हाँ, तो मेरा ये कहने का मतलब है कि Who is the owner of that coin? पता है? नो वन नोस। अच्छा, अभी नहीं, क्योंकि ये जितने भी अगर ऑक्शन में इस तरह की हैवी चीज़ें जाती हैं महंगी, उनका ओनर हमेशा
वो रहता है, कॉन्फिडेंशियल ही रखते हैं वो लोग। जैसे सिल्वेस्टर मुंडी की जो पेंटिंग है, ये लियोनार्डो की है, जो अभी इस वक्त शायद यूएई के एक म्यूज़ियम में है। जब वो खरीदी गई थी आज से 5-7 साल पहले, तो कोई नहीं जानता था कि किसने खरीदी है। वो उस वक्त की सबसे ज़्यादा महंगी पेंटिंग्स में से थी। बाद में जाके पता चला कि यूएई के एक शेख ने वो खरीदी है। और क्या गवर्नमेंट्स भी ऐसे खरीदते हैं ऑक्शन में अपनी हेरिटेज को लिए कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार? लेते तो हैं, इंडिया में भी लेते हैं, वहाँ भी लेते हैं, लेकिन ऐसे बहुत ज़्यादा हमको एग्जांपल नहीं मिलते कि इंडिया की गवर्नमेंट की इंपॉर्टेंट जगह कोई अगर इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसकी बिडिंग हो रही है किसी फॉरेन के ऑक्शन हाउस में, तो भैया यहाँ के कोई ऑफिशियल गया हो और उन लोगों ने बिड की हो, जीत के लेके आए हो, ऐसा नहीं है। ऐसा हमको बहुत ही कम ही मिलता है। हम लोग यही वेट कर रहे हैं, जैसे कोहिनूर शायद वो दे दें। कोहिनूर तो यार उसके तो हम बहुत मांग रहे हैं। कोहिनूर जाने इंडियन अथॉरिटीज़ ने भी मांगा है, यहाँ की जनता उनको भी कोहिनूर चाहिए, लेकिन भाई क्यों देगा? हमारे पास होता तो हम देते क्या? तो जो वहाँ के राजा महाराजा वो भी उसको दबा के रखे। टावर ऑफ लंदन में ज्वेलरी के साथ रखा हुआ है वो। इसके साथ साथ और भी चीज़ें हैं, ना सिर्फ वो। इंडिया की जो कॉइन्स की हिस्ट्री है, स्टडी जो है, वो आपको लंदन के म्यूज़ियम से बहुत हेल्प करेंगे। क्यों? क्योंकि इंडियंस में ब्रिटिशर्स जो थे, दे हैड द फर्स्ट स्टेप कि उन लोगों ने जितने भी कॉइन्स थे इंडिया के एंशियंट, उनकी स्टडी सबसे पहले की थी। तो जितने भी वो एक्यूमुलेट कर पाए पिछले 150 साल में, वो सब भर भर के ट्रंक्स में वो ले गए अपने म्यूज़ियम्स में। तो कई सारे ऐसे कॉइन्स हैं इंडिया के जो आपको इंडिया में नहीं मिलेंगे, लेकिन वो वहाँ इंग्लैंड में है, उनके वॉल्ट्स में रखे हुए हैं। तो हमारा बहुत सारा खजाना लिटरली अभी भी लंदन में है। ये चीज़ है। और ऐसा कौन सा कॉइन है जिसको कहा जाएगा कि बहुत ही ब्रूटल कॉइन है? इट हैज़ अ ब्रूटल हिस्ट्री। नहीं, ब्रूटल हिस्ट्री एज सच तो नहीं है, लेकिन एक कॉइन है जिसको लेकर लड़ाई ज़रूर हुई है। मैं आपको बताता हूँ इसका एक पूरी क्या कहानी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की हम कहानी जानते हैं कि भाई जहांगीर के समय में आए थे, फिर धीरे धीरे सेटल हुए और ट्रेडर्स से लेके मास्टर बन गए वो सब कॉन्टिनेंट के। बिल्कुल। तो जब औरंगज़ेब शासन कर रहा था इंडिया में, तो वेस्टर्न कोस्ट पे बॉम्बे, सूरत, गुजरात, ये जो क्षेत्र था, वहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी भी अपना जो कारोबार चला रही थी। तो क्या हुआ एक बार कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने लोकल कंजम्पशन के लिए यूरोपियन स्टाइल के मशीनी सिक्के वहाँ पे जारी किए, थोड़े से किए। लेकिन अब वहाँ के जो लोग हैं उनको आदत नहीं थी, भाई सिक्के ऐसे होते ही नहीं थे, बिल्कुल मशीन से बने हुए प्रॉपर। जो हमारे यहाँ के सिक्के थे उसमें फ़ारसी में बादशाह का नाम लिखा होता था, उसका लक़ब लिखा होता था, सब कुछ था। लेकिन अब वो उन्होंने मशीनी सिक्के चलाए, लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किए। क्यों? वही बात आ जाती है ऑथेंटिसिटी की। गवर्नमेंट पे आपको डाउट था कि किसने चलाए हैं, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मुग़ल स्टाइल में, मुग़ल पैटर्न में ही सिक्का चलाया। लेकिन उस सिक्के पे बादशाह के नाम की जगह जो उनके राजा रानी थे इंग्लैंड में, उनका नाम लिख दिया, मैरी एंड विलियम। अब ये जो सिक्के जैसे मार्केट में आए, वही कानाफूसी शुरू हो गई कि ये बादशाह के नाम की जगह किसके नाम आ गया है। तो धीरे धीरे वो कहानी पहुंच गई हमारे कहाँ पे, औरंगज़ेब तक, बादशाह तक। अब ये चीज़ कोई भी सहन नहीं करेगा कि मेरे साम्राज्य में किसी दूसरे का सिक्का चले, वो भी जब मैंने इन कंपनी को परमिशन दी यहाँ पे ट्रेड करने, धंधा करने के लिए। तुम भाई अपने राजा के नाम से सिक्के को चला रहे हो, अगर चलाना है मेरे से परमिशन लो और मेरे नाम से चलाओ। तो उसने वहाँ जितने भी लोग थे उस फैक्ट्री में, वो जो उनके पोस्ट होते थे उनको फैक्ट्री कहा जाता था, वो लोग माल लेते थे इंडिया से, उस जगह स्टोर करते थे और फिर वापस यूरोप में भेज देते थे। तो उन लोगों ने सारे सिक्के कन्फिस्केट किए, उनको मेल्ट कर दिया गया। छोटी मोटी लड़ाइयाँ हुई, इसमें कई लोग मरे उस सिक्के की वजह से, और ज़्यादातर लोगों को उसने कैद करके रख दिया। जो भी फैक्ट्री के जो अधिकारी थे, मिंट मास्टर्स थे, कि भाई तुमने ये सिक्का चला कैसे दिया। तो इंडिया की हिस्ट्री में ये एक बहुत ही रेयर कॉइन है कि औरंगज़ेब के समय में एक यूरोपियन राजा के सिक्के चले, बादशाह को चीज़ पसंद नहीं आई और उसने वहाँ पे लोगों को इस चीज़ के लिए सज़ा भी दी। एक ये चीज़ हमें इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आती है। और मोहम्मद गौरी ने लक्ष्मी माता के सिक्के चलाए, वो क्या कहानी है? कई लोग ये मानते हैं कि बड़ा उदारवादी था। नहीं, ऐसा था तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। उदारवादी था तो हमारे पास उसके बाकी एविडेंसेस भी तो हैं कि उसने क्या क्या किया है। सिर्फ एक कॉइन के आधार पर थोड़ी कर देते हैं। एक प्रॉपर पैटर्न होता है कॉइन्स का, मतलब ट्रांजिशन का एक ट्रांजिशन होती है कि लोगों को जो कॉइन्स इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी आदत पड़ जाती है। कई सदियों से आप इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको आदत पड़ गई कि अब इतना ध्यान नहीं देना है कि हाथ में अगर सिक्का आया तो वही राजा का ही होगा, तो उस पर काय को कुछ करना है। अगर आपने उसमें थोड़ी सी भी डिज़ाइन में या चीज़ में अगर चेंज किया तो लोगों की जो दिमाग है वो ठनकेगा कि भाई इसमें कुछ तो गड़बड़ है, असली है भी कि नहीं, अथॉरिटी ने नहीं निकाला। तो क्या होता था, अगर कोई राजा है उसने दूसरे राजा को हराया है और उस क्षेत्र में अपने सिक्के चलाना चाहता है, तो एकदम से ओवरनाइट उसके सिक्के बंद नहीं करता था।
एक ट्रांजिशन कर भी नहीं सकता था। एक ट्रांजिशन का पूरा फेज होता है, जो सिक्के चल रहे हैं वो धीरे धीरे उसमें कुछ चेंजेस लेके आता है। तो पृथ्वीराज चौहान जो सेंट्रल इंडिया उस वक्त नॉर्थ इंडिया में शासन कर रहा था गौरी के हमले के समय, तो भाई उसके सिक्के उस क्षेत्र में चलते थे जो हॉर्समैन एंड बुल टाइप के थे और लक्ष्मी जी स्टाइल के सिक्के थे। उसके पीछे उस नाम लिखा रहता था जो राजा ने चलाए हैं। आगे लक्ष्मी जी बनी हुई है, पीछे उसका राजा का नाम लिखा है। वो गहड़वाल राजाओं ने भी चलाए हैं, चंदेलों ने भी चलाए हैं, बयाना के राजा ने भी चलाए हैं। तो जब वहाँ पे उस एरिया में गौरी ने इनको हरा दिया तो ऑब्वियस सी बात है एकदम से इस्लामिक सिक्के नहीं चलाएगा वो। तो लोगों को थोड़ा सा तो अकस्टम्ड होने दो सिक्कों से। उनको लक्ष्मी जी वाले सिक्के की आदत है, पीछे कुछ नागरी लिपि में नाम लिखा हुआ है। तो वो क्या किया उसने वेरी श्रूडली कि जो नाम राजा का हटा दिया उसमें अपना नाम लिख दिया, बस मोहम्मद बिन साम। लक्ष्मी जी थी ऐसा नहीं है उसने लक्ष्मी जी वाले सिक्के स्पेशली इंडिया में चलाए हैं। ये आजकल गलत फहमी हो गई है कि उसने लक्ष्मी जी के सिक्के चलाए हैं तो वो बहुत उदार या वैसा रहा होगा, नहीं। वो इंडिया में पहले से ही चल रहे थे। एक ट्रांजिशन का हिस्सा होता है कि आपको धीरे से चेंज करना है। फिर समय के साथ साथ उसने प्योर इस्लामिक कॉइन भी चलाए। लक्ष्मी जी के सिक्के अगर वो इतना उदार था तो हमको थोड़े से क्यों मिलते हैं वो सिक्के? ऑब्वियस सी बात है, वो ट्रांजिशनल फेज था, फिर प्रॉपर हमको इस्लामिक सिक्के मिलते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी सिक्कों को बहुत खूबसूरती के साथ इस्तेमाल किया है अपने मराठा सुप्रीमेसी को आगे ले जाने के लिए। तो आपको क्या लगता है कि क्या रोल रहा सिक्कों का, जिस तरीके से उन्होंने एक तरीके से जो इंडिक सुप्रीमेसी है उसको दोबारा से जो है बढ़ाना और ये सब चीज़ें करना, उसमें क्या रोल रहा सिक्कों का? देखिए, शिवाजी उस वक्त में इंडिया के सीन पे आए थे जिस वक्त औरंगज़ेब और जो बाकी प्यूरिटेनिकल जो इस्लामिक रूलर्स थे वो चीज़ों को ख़राब कर रहे थे। तो जो इंडिया के जो एथोस हैं वो उन पे हमला कर रहे थे। तो शिवाजी उस वक्त में आए थे कि जब इन्होंने इन सब चीज़ों का विरोध किया। हम लोगों में जो हमारा समाज था वो अकस्टम्ड हो चुका था कि जो हमारी प्राचीन परंपराएं थी उनको छोड़ के कई विदेशी चीज़ें हम लोग अपनाने लगे थे, चाहे वो सिक्के हों, चाहे कुछ रिचुअल्स हों या लिखावट के तरीके हों, वो सब अपना रहे हैं। शिवाजी ने क्या किया, उन्होंने एक तरह से इंडिया का रिवाइवल किया, पुरानी सभ्यता का, पुराने कल्चर का। तो उन्होंने छत्रपति बनते ही सबसे पहले क्या किया, उन्होंने अपनी जो सार्वभौमिकता है, सोवरेनिटी है, वो सिक्कों के माध्यम से बताई। उस वक्त जितने भी हिंदू डायनेस्टीज़ थी वो भी इस्लामिक तरीके के कॉइन्स चलाते थे। उनके कॉइन पे बादशाह का नाम लिखा रहता था, उनकी पूरी टाइटल लिखी है, उसकी तारीफ़ लिखी है। शिवाजी ने ये चीज़ समझी कि भाई अगर मुझे हिंदव धर्मोद्धारक बनना है तो भाई ये जो भारतीय प्राचीन संस्कृति है मुझे उसको रिवाइव करना पड़ेगा। तो उन्होंने प्रॉपर हिंदू स्टाइल के सिक्के चलाए, इफ़ आई मे कॉल दैट, हिंदू स्टाइल के। तो उन्होंने क्या किया, राजा बनते ही, छत्रपति की उपाधि लेते ही कॉपर का एक सिक्का चलाया जिसको कहते हैं शिवराई, जिसके एक तरफ छत्रपति लिखा हुआ है नागरी लिपि में और दूसरी तरफ लिखा हुआ है श्री राजा शिव। उस वक्त में इस वजनमान का कोई सिक्का उस क्षेत्र में नहीं चलता था। और सोने का उन्होंने एक सिक्का चलाया जिसको कहते हैं होण। तो ये जो होण सिक्का है सोने का, ये प्रॉपर जो इंडिया का जो ट्रेडिशन रहा है हज़ारों साल से, उस वजनमान पे सिक्का चलाया था। सोने का ये सिक्का काफ़ी छोटा था और कॉपर का सिक्का इसका वज़न 8-9 ग्राम के आसपास था। तो ये हम कहते हैं कि जब हम बात करते हैं कि शिवाजी ने पुरानी संस्कृति को रिवाइवल किया, तो कॉइन्स की जो पिक्चर है इसमें ये चीज़ ऐसे मैनिफेस्ट होती है। तो उन्होंने जो लिपि है, उन्होंने लिपि भी भारतीय अपनाई, उन्होंने भाषा भी भारतीय अपनाई, और जो उन्होंने वज़नमान अपनाया वो भी भारतीय अपनाया। तो जब आप ये देखेंगे कि एक जो सील है शिवाजी की, जो बहुत ही ज़्यादा फेमस रही है, इंटरनेट पे भी बहुत चलती है, वो शायद 8 साइड्स की वो उनकी सील है। उसमें उनकी सील पे प्रॉपर संस्कृत में अभिलेख लिखा गया है। वो उस वक्त जो सील होती थी वो सब फारसी होती थी, चाहे वो हिंदू राजा भी हों। क्यों? क्योंकि 500 साल से आदत पड़ गई थी उसी चीज़ की। शिवाजी ने प्रॉपर संस्कृत के छंद के आधार पे अपनी सील बनाई है। तो मतलब हमको उनके जितने भी उनके एक्शंस हैं सब में ये चीज़ दिखाई देती है कि उन्होंने जो इंडिक रिसर्जेंस है उसको एक बहुत बूस्ट दिया था। अब थोड़ी सी और ये बात करते हैं कि जैसे बहुत सारे लोग हैं जो कॉइन कलेक्टर, मैं देखता हूँ आपके पास कितने कॉइन्स हैं? अरे मैंने कभी काउंट नहीं किया, लेकिन एक अंदाज़ा है मेरे पे होंगे 5-6 हज़ार कॉइन्स हैं। इतने सारे कॉइन्स हैं? हाँ, मेरे पे कर रहे हैं भाई। तो ये जो कॉइन्स हैं, इस कॉइन के साथ में देयर इज अ हिस्ट्री, देयर इज लॉट ऑफ, डेफिनेटली। हाँ, आप जिसको पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, उसके बारे में बहुत कुछ है।
बट देन एक वर्ड और जुड़ता है, वो है एंटीक। हाँ। द मोमेंट आप बोलते हो ये एंटीक कॉइन Antique है, है। इसका वैल्यू बहुत हाई है, ये है वो है, बिल्कुल। तो आजकल क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग हैं जो इंटरनेट पे प्रचार करते हैं कि साहब एंटीक कॉइन आपको बेचने हो तो करिए। मेरी वाइफ ने भी थैली भेजी थी आपके लिए, है ना, हाँ, कि इसमें बिल्कुल। से एंटीक कॉइन देख लो कि एंटीक कौन सा है, बिल्कुल। हवा। नहीं, आपका ये सवाल बहुत जस्ट है, और जो अभी आजकल लोग बाग ये प्रॉब्लम बहुत फेस कर रहे हैं। ये जब से सोशल मीडिया ज़्यादा चलने लगा है तो लोग बागों के घर में जो भी एल्यूमिनियम के या पुराने 1-2 पैसे के सिक्के चलते हैं तो उनको लगता है कि उन पे बहुत खजाना है। मैं मानूंगा आपके लिए, चूँकि आपके इमोशंस जुड़े हैं, आपकी फैमिली हेirloom है, बिल्कुल ख़जाना है, लेकिन आप इस तरह के किसी फ्रॉड में न जाएं, क्योंकि ये जो कॉइन्स हैं जो आज़ादी के बाद के हैं, चाहे पैसा हो चाहे अठन्नी हो, ये करोड़ों की तादाद में बनते हैं सिक्के। तो ऐसा नहीं है आपके पास कोई चीज़ है वो लाखों में बिकेगी। हाँ, रेयर नहीं है। रेयर कोई चीज़ तब होगी जब आपको लग रहा है कोई सिक्का रेयर है, तो आप कोशिश कीजिए कि जो सिक्कों की स्टडी करते हैं लोग बाग यूनिवर्सिटीज़ में, या कोई बुक है, आप उनसे चीज़ें समझिए, पढ़िए, अपने सिक्के के बारे में जानिए, ना कि इंटरनेट पे जो लोग बाग हैं वो लोग आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए ही बैठे हैं। आपके पास एक सबसे कॉमन सिक्का या नोट होगा, वो आपको बोलेंगे कि 10 लाख में या 1 करोड़ में मैं ले लूँगा। तो अभी इन सब चीज़ों से हमें बचना है, तो कोशिश कीजिए कि इस तरह की किसी चीज़ में, किसी ट्रैप में न फंसें। तो वैभव, एक चीज़ जो हम अकस्टम्ड हैं सिक्कों को देखने के, वो है कि गोल सिक्के, जैसे ये कॉइन क्या है? एक्चुअली ये कॉइन, ये आपने बहुत अच्छा पूछा, ये हमारा कॉइन है, हमारे ग्वालियर का। अच्छा। हाँ, ये हम लोग गए ना सास बहू का मंदिर देखने जी, हमारे फोर्ट पे। तो ये जो सास बहू का मंदिर जो है, वो जिस व्यक्ति ने, जिस राजा ने बनाया है, ये उसका सिक्का है। आप ये समझिए, अगर मैं इसको ऐसे कहूँ कि मंदिर बनाने के बाद जो वर्कर्स ने उस पेमेंट किया होगा, उसने वर्कर्स को इन सिक्कों में किया होगा। अच्छा। तो ये जो सिक्का, ये कच्छप घात डायनेस्टी के रूलर महिपाल का है। अरे वाह। तो ये आप देख रहे हैं ना, ये गोल्ड का कॉइन है, लेकिन इसमें जो गोल्ड का कंटेंट है वो काफ़ी कम है। ओके। और इस कॉइन को इंडियन न्यूमिस्मेटिक हिस्ट्री में कहते हैं लक्ष्मी स्टाइल कॉइन। अच्छा। हाँ, इंडिया में गुप्तों के बाद एक इस तरह का नोशन है, एक बिलीफ है कि एकदम से गोल्ड के कॉइन इंडिया के सीन से गायब हो जाते हैं। लेकिन हमारा जो एमपी है, एमपी में एक डायनेस्टी थी कलचुरीज, उनके राजा हुए हैं 11वीं सेंचुरी में, गांगेय देव। उन्होंने ऑलमोस्ट 600 साल बाद, 500-600 साल बाद गोल्ड के कॉइन इंडिया में फिर से इशू किए हैं। ओके। एमपी से ही। और उसके बाद वो कॉइन इतने ज़्यादा फेमस हो गए कि जितने भी जो पड़ोसी उनके डायनेस्टीज थे, जितने भी राजवंश थे, उन्होंने सब ने इन कॉइन्स की कॉपी की। तो आपको जो लक्ष्मी जी दिख रही हैं, ये वो ही लक्ष्मी जी हैं, जो आज वो ट्रेडिशन फिर आगे चलते हुआ आया कि लक्ष्मी जी जो हैं उनको धन की देवी के नाम से जुड़ गई वो, और फिर हम आज उनकी पूजा करते हैं दिवाली पे, लक्ष्मी जी और गणेश जी की। इसी के साथ एक और चीज़ आती है कि लक्ष्मी जी का जो कॉइन है, ये सबसे पहले एंशिएंट इंडिया में आया था, लेकिन धीरे धीरे वो जो ट्रेडिशन वो ख़त्म हो गया और उसको रिवाइव किया गांगेय देव ने। ओके। 11वीं सेंचुरी का ये हमारे एमपी का रूलर है। सो जब हम ये कॉइन देखते हैं, ये कॉइन जो आपने उठाया है, ये एक डायनेस्टी का आपने नाम सुना होगा एंशिएंट इंडिया में, कुशानाज। तो कुशानाज बहुत ज़्यादा बाद में इंडियनाइज हो गए, सेंट्रल एशिया से आए थे, और उनका जो सबसे फेमस रूलर है वो है कनिष्क, जिसके बारे में हम देखते हैं कि उसने बुद्धिस्ट काउंसिल पेट्रोनाइज की थी, कश्मीर में करवाई थी। वो जो व्यक्ति था, वो राजा इंडिया के रिलीजन से, इंडिया के कल्चर से बहुत ज़्यादा मुतासिर था, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा उनसे इंस्पायर्ड था, प्रभावित था। तो कनिष्क के साथ जो एक अच्छी चीज़ है, उसने अपने सिक्कों पे, उसके साम्राज्य में जितने भी रिलीजन के फॉलो करने वाले लोग थे, उनके देवी देवताओं को जगह दी अपने सिक्कों पे। तो ये जो आप कॉइन देख रहे हैं, इसमें एक पर्शियन डीटी माओ का अंकन है, लेकिन उसके अलावा कनिष्क के सिक्के पर ही हमको भगवान बुद्ध के प्राचीनतम अंकनों में से एक दिखता है। जो आज हम बुद्ध की मूर्ति देखते हैं, बुद्ध की, वो आप अगर देखेंगे कि शुरुआत कैसे हुई होगी, तो जो आइकोनोग्राफी की स्टडी करते हैं, भारतीय मूर्ति कला का इतिहास जो पढ़ते हैं, उन लोगों को कनिष्क का वो सिक्का भी पढ़ना पड़ता है, क्योंकि उसमें सबसे पहले बुद्ध का अंकन हमको मिलता है एक देवता के रूप में। तो ये इंपॉर्टेंस कनिष्क की है इंडियन कॉइन्स में, कि हम उस वक्त जितने भी धर्म और देवी देवता चलते थे, वो हमें कॉइन्स उसके जो कनिष्क के मिलते हैं, उसमें उसने उनके एक एक अंकन को एकोमोडेट किया है, अलग अलग देवी देवताओं को। और ये क्या है? क्या ये भी एक कॉइन है? हाँ, ये भी एक कॉइन है। इंटरेस्टिंगली इनफ ये भी एक कॉइन है। एक्चुअली कॉइन्स में शेप इतनी चीज़ मैटर नहीं करती जितना वो जो मेटल इटसेल्फ मैटर्स, क्योंकि जो हम बात कर रहे हैं, सिक्का क्या होता है, सिक्का उसका मेटल की वैल्यू ही होती है। Correct. जो शेप होता है वो तो जगह के साथ साथ, समय के साथ साथ चेंज हो सकता है। कोई एक पर्टिकुलर समाज में जो कॉइन है वो अलग अलग शेप में हो सकता है। ये जो सिक्का है, इसको हम कहते हैं लारेन।
लारिन, ये सिक्का, हाँ, बीजापुर सल्तनत जो थी दक्कन में, जो कि मुगल्स के कंटेम्परेरी भी थे, उनसे पहले भी थे, दक्कन में रूल कर रहे थे, उनका एक सुल्तान हुआ करता था आदिल शाह। उस आदिल शाह को ईरान से करना था ट्रेड, लेकिन ईरान में एक सिटी थी लार, वहाँ के लोग इस तरह के कॉइन्स चलाते थे, ओके, हैंस द नेम लारिन। अब चूंकि अगर आपको उनसे ट्रेड करना है और आप अपने गोल सिक्के लेके वहाँ चले जाओगे तो दे वॉन्ट एक्सेप्ट इट, वो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको आदत नहीं है। वही कहानी आ जाती है बार बार, लोगों की एक्सेप्टेबिलिटी। तो अगर उसको वहाँ ट्रेड करना है तो उसको वो ही कॉइन मिंट करने पड़ेंगे जो वहाँ पे चलते हैं। तो ये जो लारिन है, ये बहुत ही इंडिया की हिस्ट्री में एक पेक्यूलियर कॉइन है, जो कॉइन लग भी नहीं रहा है लेकिन इससे वो ट्रेड करते थे, बिल्कुल चिमटी जैसा। बिल्कुल चिमटी तो इससे ये समझ में आता है कि कॉइन न सिर्फ मॉनेटरी वैल्यू, उसके जो ट्रांजैक्शनल वैल्यू है, ना ही पॉलिटिकल, बिल्कुल, बल्कि सोशल भी उसकी एक अपना, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। देखिए कॉइन जो है इतना, उसकी सोशल एक इम्पोर्टेंस होती है। क्यों? क्योंकि कॉइन आपके सोसाइटी के एक पर्टिकुलर वक्त का आईना है। आप कोई भी पुराना एक सिक्का उठा लीजिए, तो जिस व्यक्ति ने, जिस सोसाइटी ने उसको यूज़ किया है, बनाया है, तो समाज में जिस तरह की मान्यताएं थीं वो उसके कॉइन पे दिखेंगी ही। जैसे हमने अभी लक्ष्मी जी के कॉइन की बात की है कि गांगेय देव ने लक्ष्मी जी का सिक्का चलाया, लेकिन अगर हम बात करें कि भाई लक्ष्मी जी की पूजा होती थी हमारे क्षेत्र में, लेकिन प्राचीनतम क्या कोई सिक्का हमें लक्ष्मी जी का मिलता है, तो उसके लिए हम ये वाले कॉइन देखेंगे। ये लगभग 2200 साल पुराना सिक्का है, और ये जो सिक्का है ये हमारे एमपी का ही है। ओके। इस सिक्के को सदर्न एमपी में जो सातवाहन रूलर्स रहे हैं उन्होंने चलाया था। इस सिक्के पे लक्ष्मी जी का एक वन ऑफ द अर्लीस्ट डिपिक्शन है। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि लक्ष्मी जी के सिक्के चलाने वाले पहले लोग इंडियन ना होके फॉरेन रूलर्स थे। ऐसा? बिल्कुल। एक इंडोसीथियन रूलर है एजिलिस, वो ये जो आपका नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है इंडिया का, जिसको हम पाकिस्तान वाला क्षेत्र है, वहाँ पे रूल करता था। सबसे पहले उसने लक्ष्मी जी की फ़ोटो वाले सिक्के, अगर मैं साधारण भाषा में बात करूँ तो वो उस एजिलिस ने चलाए थे आज से 2200 साल पहले। तो वो चीज़ इतनी ज़्यादा फेमस हो गई, वो देवी का जो अंकन है, कि हमारे इंडिया में भी जितने भी सिक्के हैं कुछ छोटी छोटी डायनेस्टीज़ ने उनको अपनाना शुरू किया, और धीरे धीरे सातवाहन जो एमपी में रूल कर रहे थे उन्होंने इस सिक्के को मिंट किया, और धीरे धीरे लक्ष्मी जी का जो कल्ट है, उनकी जो आइकोनोग्राफी है, वो धीरे धीरे फेमस हो गई। ये जो पर्टिकुलर पोजीशन है इसको हम गज लक्ष्मी कहते हैं। दिवाली पे जो हम पूजा करते हैं, लक्ष्मी जी बैठी हैं ऊपर, गणेश वो जो हाथी है वो उन पर अभिषेक कर रहे हैं, दैट पर्टिकुलर पोज इज कॉल्ड गज लक्ष्मी। तो ये कॉइन उसी वक्त का है। ये कॉइन बहुत अलग लग रहा है, इसका कलर बहुत अलग है। हाँ, इसका कलर इसलिए अलग लग रहा है क्योंकि ये जिंक का है, जस्ते का कॉइन है। नॉर्मली आज हम जो मैं बात कर रहा हूँ वर्ल्ड वॉर के टाइम से। हाँ। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड वॉर के टाइम में जो बाकी मेटल है उसको आपको शिफ्ट करना पड़ा वॉर एफर्ट्स के लिए। तो जो मेटल वॉर एफर्ट्स में यूज़ नहीं कर सकते थे वो आप कॉइन में इस्तेमाल करेंगे। तो आपके जो इंडो चाइना का जो क्षेत्र है आज, जिसको वियतनाम लाओस कहते हैं, तो फ्रेंच लोगों ने उस एरिया में जिंक के कॉइन चलाए, क्योंकि वो ही कॉइन यूरोप में भी चल रहे थे। ओके। ये बहुत भारी है। एक्चुअली दिस इज़ द हैवीएस्ट कॉइन वी हैव एवर यूज्ड इन इंडिया। ये अकबर का चलाया हुआ टंका है। अच्छा। इंडिया में हमने इससे भारी कॉइन कभी इस्तेमाल नहीं किया। ये ऑलमोस्ट 40 ग्राम का सिक्का है। हाँ। और इसको टंका कहते थे। जैसे मैंने आपको बताया कि अकबर ने बहुत तरह के सिक्के चलाए, जिसने उसको अलग अलग नाम भी दिए। उसने उसको महमूदी भी नाम दिया, जलाली भी नाम दिया। इस पर्टिकुलर सिक्के को वो टंका कहता था। या मान लीजिए कि ये टंका जो है प्रॉपर उसके जो 2 दाम है उसके बराबर है। जैसे आप मान लें कि 2 रुपये का सिक्का है उसके वक्त का। क्यों? क्योंकि 1 यूनिट का ये डबल है। तो इंडिया में हमने इससे हैवी सिक्का कभी यूज़ नहीं किया। दिस इज़ द हैवीएस्ट एंड वन ऑफ द रेयरेस्ट ऑफ द मुगल कॉइन्स इन कॉपर ऑफ कोर्स। अब एक बात बताओ, ये इतने सारे कॉइन्स हम देख रहे हैं और आपके पास हमने बहुत सारे कॉइन देखे हैं, ये कैसे पता चले कि ये असली है या नकली है? अच्छा, नहीं, ये भी आपका सवाल है। क्योंकि ये भाई ऐसे ही कॉइन्स है ना, वो बहुत सारे कॉइन्स तो हमने देखे हैं इधर उधर भी। अब ये कॉइन में अगर बहुत ही काम नज़र से देखें तो बहुत समझ भी नहीं आता है कि असली है कि नकली है। नहीं, आपका सवाल बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आपको इस तरह की कोई चीज़ है, अगर कोई भी सवाल इस चीज़ के आते हैं हमको कि किसी कॉइन की ऑथेंटिसिटी को लेके, तो हमको क्या करना है, अगर आपके पास कोई कॉइन है तो आप जो कॉइन की स्टडी करते हैं, जिनको हम न्यूमिस्मेटिस्ट कहते हैं, आप उनके पास जाइए। वो सिक्के की पूरी कहानी, उसकी कुंडली आपको बताएंगे। इसके अलावा जैसे आपके पास कलेक्शन में कोई कॉइन है, अब आप चाहते हैं कि मेरे पास एक सर्टिफिकेशन हो उसका, कि
कि कभी कोई मेरे कॉइन की ऑथेंटिसिटी पे सवाल ना उठाए। तो एजेंसीज़ हैं, अब इंडिया में भी हैं, पहले यूएस में हुआ करती थी। आप उनको अपना कॉइन भेजेंगे, वो उसकी ऑथेंटिसिटी और मेटल कंपोजिशन चेक करेंगे और उसको इस तरह के एक कैसेट में बंद करके आपको देंगे प्रॉपरली, और उसमें उस एजेंसी की सील और प्रॉपर सर्टिफिकेशन दिया जाएगा कि ये जो कॉइन है ये ऑथेंटिक है। जैसे मेरे हाथ में ये जो सिक्का है ये इसी तरह की एक एजेंसी का है जो यूएस से आया है। ये सिक्का जो है दिल्ली सल्तनत का एक सुल्तान है, बहुत ही कम लोग जानते हैं, कैकुबाद, ये उसका सिक्का है। अच्छा। क्योंकि वो बहुत ही थोड़े से समय के लिए रहा और उसके सिक्के बहुत कम मिलते हैं, तो ऑब्वियसली उसके सिक्के की कॉपी भी बहुत होती हैं। तो इसीलिए अगर कोई सिक्का कम आता है तो आप चाहते हैं तो उसका सर्टिफिकेशन आप करवा सकते हैं, चाहे वो इंडिया में भी उसके लिए एक नॉमिनल प्राइस होता है और वो आप पे करके एक सर्टिफिकेशन उस सिक्के का अपने ले सकते हैं। क्या वाकई में कोई ऐसी जगह है जहाँ पे यूनिक ये जो एंटीक सिक्के हैं, कॉइन्स हैं, आर्टिफैक्ट्स हैं, ये बेचे जाते हैं? हाँ, बेचे जाते हैं। अब ये पूरा एक फुल फ्लेजेड मार्केट हो चुका है। अनफॉर्चुनेटली चूँकि अब डिमांड बढ़ गई है तो अब फॉर्जरीज भी ज़्यादा होने लगी हैं। तो आप जैसे और क्या ये वाकई में मतलब मोस्ट ऑफ इट इज़ अ ब्लैक मार्केट? नहीं, मैं ये नहीं बोलूँगा कि मोस्ट ऑफ इट इन द ब्लैक मार्केट। ये चीज़ें जितनी डिमांड बढ़ेगी उतनी ज़्यादा उसकी कॉपी होगी। करेक्ट। तो जैसे आप कभी कॉइन एग्जीबिशंस हो रहे हैं दिल्ली में, बेंगलोर में आजकल बहुत होते हैं, और आप उनके पास जा सकते हैं, वहाँ पे सेल भी करते हैं, कलेक्टर्स होते हैं और जो प्रोफेशनल डीलर्स हैं इन चीज़ों में, एंटीक्स में, मैं कॉइन की बात करूँगा, तो वो आप उधर जाके चीज़ें ले सकते हैं। आप चाहें तो उनसे डिमांड कर सकते हैं कि भाई मुझको उसका सर्टिफिकेशन चाहिए। मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसा होता है कि जो लोग काफ़ी सालों से इस बिज़नेस में होते हैं या जो कलेक्ट कर रहे हैं, उनको अपने आप ही एक हैबिट आ जाती है, वो अपने आप इस चीज़ को सीख जाते हैं कि कोई चीज़ असली है क्या नकली है। लेकिन फिर भी एक थोड़ी सी गुंजाइश रहती है कि कभी एक डर रहता है कि हमारे साथ धोखा ना हो जाए, तो आप जा सकते हो कि एक सर्टिफिकेशन करा लो। यू शुड गो फॉर अ सर्टिफिकेशन। किसी भी सिक्के को देख के ये कैसे पता चलता है ये कहाँ मिंट हुआ है इंडिया में? इंडिया में जैसे आज हमारे जो इंडिया में सिक्के हैं वो 4 जगह पे मिंट होते हैं टकसालों में। एक टकसाल है नोएडा में, एक है कोलकाता अलीपुर में, एक है आपके हैदराबाद में और एक है बॉम्बे में। तो हमारे यहाँ इंडिया में 4 टकसालों में सारे सिक्के चलते हैं। और आप चाहें तो अपने जेब से सिक्का निकाल के सिर्फ उस जगह पे देखिए जहाँ पे साल लिखा हुआ है उस सिक्के को मिंट करने वाला, उसके नीचे एक छोटे से सिंबल होते हैं, चिन्ह होता है। तो अगर तो उसके नीचे एक डॉट दी गई है तो ये सिक्का अपने बगल में ही दिल्ली में बना हुआ है, नोएडा में। और अगर आपको लग रहा है उसके नीचे एक डायमंड दिया गया है तो ये सिक्का आपका कहाँ बनाया हुआ है? बॉम्बे में। अगर उसके नीचे एक स्टार दिया गया है, थिक स्टार, बहुत छोटा होगा अगर आप देखेंगे तो वो हैदराबाद में है। वो हैदराबाद में। और अगर उसके नीचे कोई सिंबल नहीं है तो वो कलकत्ता का है। अच्छा। तो इस तरह से आप पता कर लेंगे कि यहीं बैठे बैठे कि आपके हाथ में जो सिक्का है ये इंडिया में बना कहाँ है। और इस तरह की ये प्रोसीजर है, ये इंडिया में कई सालों से हो रहा है। मुगल्स के समय में जो इंडियन डायनेस्टीज़ थी वो अपने सिक्के के नीचे लिखते थे कि ये सिक्का कहाँ पे ज़र्ब किया गया है। ज़र्ब का मतलब होता है कि कहाँ पे सिक्के को मिंट किया गया, कहाँ ढाला गया है। एक चीज़ और, जैसे मान लीजिए एक रूलर है जो किसी भी रीजन को रूल कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी रियासतें भी हैं वहाँ पे, तो रियासतों को भी सिक्कों की ज़रूरत पड़ती थी। और बहुत ऐसा, जब आप ग्वालियर के जब आप सिक्कों के बारे में बात करते हैं तो आप बहुत तरह के सिक्के हैं। तो एक तो ये समझ में आती है कि अलग अलग कालखंडों के सिक्के हो सकते हैं, और दूसरी जो बात आती है वो ये है कि ये लोग भी अपने मिंट करते थे क्या? आप बात अच्छा अपने जहाँ पर बैठे हैं ग्वालियर, आप यहाँ की बात कर रहे हैं। तो आपका सवाल बिल्कुल सही है कि आज़ादी के पहले तक इंडिया में अंग्रेज़ भी अपने सिक्के चलाते थे, लेकिन हम ये जानते हैं कि अंग्रेज़ों के साथ साथ भारत में 550 से ज़्यादा रियासतें भी थीं। मतलब वहाँ पे लोकल रूलर्स रूल करते थे। हालांकि उनके ऊपर ओवरलॉर्डशिप रहती थी ब्रिटिशर्स की, लेकिन अपने इंटरनल मैटर्स में वो पूरी तरह स्वतंत्र थे। तो इंडिया में जो कुछ रियासतें हैं, कुछ रजवाड़े हैं, जैसे अगर हम ग्वालियर की बात करें तो ये अपने खुद के सिक्के निकालते थे, जो चांदी के और कॉपर के थे, और कभी कभी कमेमोरेटिव कॉइन्स वो गोल्ड के भी निकालते थे। लेकिन मैंने आपको एक चीज़ ऐसे बताई हुई है कि कोई भी सिक्के के मिंट करने का राइट कोई भी एक अथॉरिटी दूसरे अपने छोटे से राजा को नहीं देगी। लेकिन ये सिक्का, ये जो राइट होता था, ये हमारे राजाओं को इतना प्यारा था कि अगर तो आपके रिलेशंस ब्रिटिशर्स के साथ बहुत अच्छे हैं तो दे विल अलाउ यू टू कीप मिंटिंग देयर ओन कॉइनेज, तो आप कर सकते हैं। लेकिन 19th सेंचुरी के बाद जितनी भी ज़्यादातर रियासतें थीं उनके सिक्के अंग्रेज़ों ने ज़बरदस्ती बंद करवा दिए। आज़ादी के वक्त 10-15 रियासतें ऐसी थीं जिनके अपने खुद के सिक्के चलते थे, जिनमें से एक हमारा ग्वालियर है। अब जैसे ग्वालियर की बात करें, अपना जो ग्वालियर है इसके किले पे एक टकसाल हुआ करती थी।
अच्छा। वो कहाँ हुआ करती थी ये आज कोई जानता नहीं है, क्योंकि इतिहास में इतना वक्त बीत चुका है कि अगर कोई एक बिल्डिंग रही भी होगी तो पूरी तरह से गायब हो चुकी है। ये हम कैसे जानते हैं? क्यों, मध्यकाल के हमें कुछ सिक्के मिलते हैं जो शेरशाह के भी हैं, मुग़ल काल के भी हैं। उन सिक्कों के नीचे ज़र्ब ग्वालियर लिखा गया है। अच्छा। ज़र्ब का मतलब होता है स्ट्रक एट ग्वालियर, चाहे तो ग्वालियर होगा या इटावा होगा या बठिंडा होगा, तो उस सिक्के के नीचे जगह का नाम लिखा रहता था। तो हम ये जानते हैं ग्वालियर में जो पुराने सिक्के हैं मध्यकाल में वो किले में होते थे। जब मराठास यहाँ पे आए, उन्होंने मुग़ल्स को यहाँ से अपदस्थ किया, तो जो मुग़ल्स का जो कॉइन मिंट करने का राइट था वो मराठास का हो गया। तो हमारे इस पूरे मालवा एरिया में मराठा स्टाइल के सिक्के चलने लगे। तो हमारा जो ग्वालियर है यहाँ पे 18th सेंचुरी के एंड में हमको प्रॉपर जो है सिंधिया स्टाइल के कॉइन्स हमको मिलने लगते हैं, जिस पे नाम तो मुग़ल बादशाह का रहता है क्योंकि वो एक ट्रेडिशन था, लेकिन वो सिक्के जो ढाले गए हैं वो मराठा अथॉरिटी में ही ढाले गए। तो अपने ग्वालियर के जो लोकल कॉइनेज है ना, वो शुरुआत होती है महाजी सिंधिया से। Okay. क्यों? क्योंकि हमें महाजी सिंधिया के सिक्के ग्वालियर फोर्ट के मिलते हैं। That is 200 years back. अराउंड 200 यस, है ना। महाजी सिंधिया का वही समय है, आप मान लीजिए 1790s में ही डाइड। फिर उसके बाद जो जितने भी राजा सक्सीड हुए हैं, दौलत राव सिंधिया, फिर जनकोजी राव, फिर जयाजी राव, फिर माधव महाराज, तो ये सारे राजाओं ने अपने नाम के सिक्के निकाले। एक मैं इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ आपको। बाड़े पे हम लोग जाते हैं, बाड़े में मामा का बाज़ार है। मामा के बाज़ार के पास एक टकसाल स्कूल है। वो टकसाल स्कूल है। वो जो स्कूल है उसका नाम ही टकसाल स्कूल हो गया। क्यों? क्योंकि उस जगह पे दौलत राव सिंधिया के समय की संभवतः मिंट हुआ करती थी। टकसाल मतलब ग्वालियर के सिक्के ग्वालियर में ही ढलते थे। And you're talking about what time? अर्ली 19th century when दौलत राव सिंधिया वॉज रूलिंग। ही डाइड इन 1827। तो तब तक हमारे जितने भी सिक्के थे वो दौलत राव सिंधिया के थे। तो वो सिक्के उस मिनट में ढलते थे। इसके अलावा छत्री मैदान के सामने भी एक आप देखोगे एक एसपी ऑफिस बना हुआ है, मतलब पुलिस स्टेशन सॉर्ट ऑफ। वो बिल्डिंग ग्वालियर की एक पहली मॉडर्न टकसाल है। अच्छा। हाँ बिल्कुल, जैसे दौलत राव सिंधिया एक हैंडमेड कॉइन चलाते थे, लेकिन माधव महाराज जो अभी इंदिरागंज में जिनकी मूर्ति है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्रॉपर मशीन स्टाइल के कॉइन्स चलाने शुरू किए और उन्होंने यूरोप से मशीन्स इंपोर्ट करवाई, बॉम्बे पे उतरी, प्रॉपर ट्रेन के साथ वो मशीनें ग्वालियर आई, उनको सेट किया अपने टकसाल में। और जो प्रॉपर सिक्के हैं जो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सिक्का माधव महाराज और जीवाजी राव सिंधिया के समय का है। ये आप देखेंगे ये प्रॉपर काफ़ी मॉडर्न लगता है। क्यों? क्योंकि मशीन से बना। लेकिन इंडिया में जो सिक्के बनते थे वो हाथ से बनते थे। तो आज भी हमारे ग्वालियर में कई लोगों के पास जो है वो सिक्के मिलते हैं सिंधियाओं के। पब्लिक पार्टिसिपेशन क्या हो सकता है अपने कॉइन्स या हेरिटेज को प्रिजर्व करने में? देखिए, पब्लिक पार्टिसिपेशन के बिना आप हेरिटेज प्रिजर्व कर नहीं सकते हैं। चाहे वो बिल्डिंग हो, चाहे वो मूर्तियाँ हों और चाहे वो सिक्के हों, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपकी इतिहास, आपकी विरासत का हिस्सा है। हम लोग जो कहानियाँ सुनते हैं वो इनका एक तरह से टेंजिबल रूप है। ये हर एक जो चीज़, जो सिक्का है, अगर मूर्तियाँ है, इनकी अपनी एक कहानी है। तो ये हमारे इतिहास का, हमारी संस्कृति का हिस्सा है। तो मेरा ये मानना है कि पब्लिक को ये चीज़ समझनी चाहिए कि जितने भी आप म्यूज़ियम में कभी जा रहे हैं या मॉन्यूमेंट्स आपको दिखते हैं या अतीत से जुड़ी हुई जितनी भी वस्तुएं हैं, वो आपके इतिहास की, आपके पूर्वजों की देन है। तो कोशिश हमको ये करनी है कि हमको उनको बचा के रखना है। अगर तो कभी आपको आपके खेत की या घर की खुदाई में कोई कभी सिक्के मिल रहे हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि उनको कहीं पर भी किसी सराफ के पास जाके, सुनार के पास जाके मत बेचिए, क्योंकि आप एक तरह से उन सिक्कों को गलवा के आप पैसे तो ले लेते हैं, लेकिन इतिहास का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा जो हम उससे, इन सिक्कों से जान सकते थे, वो हमेशा के लिए खो जाता है। तो अगर आपको कभी भी इस तरह की चीज़ें मिलती हैं कॉइन्स की, तो कोशिश कीजिए कि आप अपने जो नियरेस्ट अथॉरिटी हैं, आप उनको एक बार इन्फॉर्म कीजिए। जो इन चीज़ों को, इन सिक्कों की स्टडी करते हैं, आप एक बार उनको बताइए। वो इनकी स्टडी करेंगे, आपसे आपकी चीज़ लेंगे नहीं, बस उनके फ़ोटोग्राफ्स लेके उनकी स्टडी करके वो पब्लिश करेंगे, ताकि पता चल जाएगा कि क्या हमारे इतिहास में इन सिक्कों से कोई चीज़, कोई एडिशन होता है क्या, कोई चेंजेस आते हैं क्या। इसलिए पब्लिक पार्टिसिपेशन तो मुझे लगता है श्रवण जी बहुत ज़रूरी होता है इतिहास को बचाने के लिए। विदाउट पब्लिक पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट कुछ कर नहीं सकती। आप खुदाई करें, अपने घर में कुछ काम कर रहे हैं और आपको खजाना मिल जाए, तो उसका ओनर कौन होता है? देखिए, हमारे यहाँ एक एक्ट है जो इस चीज़ को गवर्न करता है, 1878 का ट्रेजर ट्रोव एक्ट। उसमें क्या होता है कि अगर आपको 10 रुपये से नीचे, ऊपर की ज़्यादा, 10 रुपये के ज़्यादा वैल्यू की कोई भी चीज़ मिलती है खुदाई में, तो
तो आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा आपका जो सबसे बड़ा लोकल ऑफिसर है उसको। फिर वो ये चीज़ डिसाइड करेंगे कि उसकी ओनरशिप उन्हें किसको देनी है, वो लैंड की ओनरशिप किसकी है वो ये चेक करेंगे। फिर जो ख़जाना जिस व्यक्ति को मिला है वो सारी चीज़ों की स्टडी करने के बाद वो बताएंगे कि ये जो सिक्के मिल रहे हैं या कोई ख़जाना मिल रहा है किसको देना चाहिए। अगर ओनरशिप नहीं तय हो पाती है, ओनरलेस हो जाता है, तो गवर्नमेंट ले लेगी। अदरवाइज़ नियम ये जो है जो कहता है कि 3/4 जो है वो मिलने वाले को, जो फाइंडर है उसको मिलेगा, और 1/4 जो है जो लैंड जिसका है उसको मिलेगा। लेकिन ये जो लॉ है इसमें बहुत ज़्यादा अभी भी एम्बिगुइटी है। आप खुद देख रहे हैं ये 150 साल पुराना लॉ है और वैल्यू 10 रुपये उसमें की गई है। तो अभी सरकार इस पर ध्यान दे रही है कि इस लॉ में अगर हम कुछ चेंज कर सकते हो, ताकि अगर हमें कभी खुदाई में कोई चीज़ जनता को मिल रही है तो ये न डरे कि हाँ कि वो जनता, सरकार हमारा सब सामान ले लेगी। तो इसको लेके कुछ जो है जागरूकता वो फैलाए, थोड़ा सेंसिटाइज लोगों को करने की ज़रूरत है। तो आई एम श्योर ये चीज़ जो है जब भी कुछ मिलेगा तो जो जनता है वो अपनी लोकल जो है अथॉरिटी उनको इन्फॉर्म ज़रूर करेगी। और ये वो जो वीडियोस फेसबुक पे आ रहे हैं ट्रेजर हंट के, भाई साहब उन्होंने 3 फुट गड्ढा हाँ मैंने देख, बिल्कुल। अरे आया। यार उन लोगों को तो बहुत मिल जाता है, लेकिन जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, हिस्टोरियंस हैं, उनको मटके के टुकड़ों के अलावा कुछ नहीं मिलता। हम लोग तो ये खुदाई ही करते हैं, इसलिए वो भी पजल की तरह बनाना पड़ता है कि ये है क्या, कि ये है क्या। वो तब जाके उन लोगों को 2 फुट की खुदाई भी मिल जाता है, यहाँ हमको 10 फीट की खुदाई पे एक सिक्का नहीं मिलता है। तो वो ज़्यादातर वो सब चीज़ें प्लांट की गई हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में, क्योंकि कुछ वीडियोस देख के पता चल जाता है, एक तो उनकी ओवर एक्टिंग बता देती है, और जो सेटअप है कभी उतना अच्छा होता नहीं है। वो कहीं पर भी वो चीज़ बता देते हैं कि वो उस जगह पे मिल ही नहीं सकती है। तो प्लांट की गई चीज़ है, तो उसको मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है इस तरह की वीडियोज़ को। क्या कभी ऐसा हुआ है कि इंडिया में कोई बहुत ही बड़ा कोई खजाना मिला हो कॉइन्स का? देखिए, इतिहास प्रेमी जैसा मैं खुद हूँ, उनके लिए तो जो भी पुरानी चीज़ मिल जाए वो खजाना होता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि भाई सोने चांदी के सिक्के की अगर अपन खजाने की बात करें तो इंडिया में एक बहुत बड़ा खजाना मिला है, ये तो सच है। मैं आपको बता रहा हूँ बात 1946 की। तो क्या हुआ, भरतपुर जो हमारा है राजस्थान में एक ज़िला है, वहाँ पे एक जगह है बयाना। वहाँ पे जो महाराज जो ब्रजेंद्र सिंह जी हैं वो गए थे शिकार पे। नॉर्मली राजा महाराजा करते हैं, शिकार पे गए, उन्होंने जानवर मारे, अपना पूरा रेटिन्यू लेके, ठीक है भाई हो गए, शिकार लेके शिकार मार के चले गए घर। अब क्या होता है कि जो लोकल गांव के बच्चे होते हैं वो क्या होता था, शिकार के बाद जो बचे हुए कारतूस होते थे उनको उठाने आते थे। वो कलेक्टेबल हुआ करता था उस वक्त। वो घर में बताते थे कि भाई महाराज ने किया शिकार, हम ये लेके आए हैं। तो क्या हुआ, जब वो 3 बच्चे वहाँ पे देख रहे थे, कारतूस उठा रहे थे, तो एक ने गलती से एक बार क्या किया, कुछ उठाने के चक्कर में एक हल्का सा पौधा था उसको उखाड़ा। अब उसके साथ क्या हुआ, मिट्टी जब वहाँ की छटी तो उसको कुछ काला काला दिखाई दिया कोई चीज़। बच्चों ने उसको और खोदा तो उनको क्या मिला, एक बहुत बड़ा सा कॉपर का पॉट मिला। अब उस पॉट के अंदर की जब उन्होंने मिट्टी हटाई तब उन्हें पता चला कि भाई क्या है इसके अंदर, इसमें तो सोने के सिक्के भरे हुए हैं। मैं श्रवण जी बात कर रहा हूँ, ये है इंडिया का अब तक का सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बड़ा सिक्कों का खजाने का होड़, जिसको हम कहते हैं बयाना होड़। इस होड़ में क्या था, 2000 से ज़्यादा सोने के सिक्के थे। अच्छा। इंडिया में इससे बड़ा सोने के सिक्कों का होड़, जिसको हम निखात कहते हैं, वो कभी नहीं मिला। अब बच्चे वो मटका लेके, गंगा सागर लेके कॉपर का घर गए। घर वालों ने क्या किया, अपने आपस में थोड़ा बांट बूट लिया। 200-300 सिक्के मानते हैं कि वो पच गए से मतलब गला दिए गए लोकली। वो बात तब तक पहुंच गई भरतपुर स्टेट की पुलिस तक। तो वो लोग गए, उन लोगों ने वो जो आइटम है, वो जो कॉइन है एंटीक, उसको सैल्वेज किया, अपनी कस्टडी में लिया। तो उनके पास 1821 कॉइन्स ही वो बचा सके। बाद बाकी मानते ये हैं कि 2000 से ज़्यादा सिक्के थे। हम कभी शायद ये पता ना कर पाए कि उसमें सिक्के कितने थे। तो ये सिक्के महाराज के पास वापस आए उनकी कस्टडी में। उन्होंने इस चीज़ पे बहुत इंटरेस्ट लिया, उनको ये चीज़ पता थी कि इनकी बहुत हिस्टोरिक वैल्यू है, इंडिया के हिस्ट्री पे बहुत प्रभाव डालेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि बनारस में न्यूमिस्मेटिक सोसाइटी के जो हेड थे A.S. अल्टेकर, उनको बयाना इनवाइट किया, मतलब भरतपुर इनवाइट किया कि भाई आप ये जो मेरे को मिला है खजाना, इसकी स्टडी कीजिए। उन्होंने स्टडी की और उन्होंने एक बुक लिखी, कैटलॉग पूरा लिखा। 1821 सिक्कों का ये जो होड़ है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट होड़ है, उसका उन्होंने क्या किया, 2-3 साल बाद वो कैटलॉग वो लौटा और अराउंड 907 सिक्के उन्होंने राजेंद्र प्रसाद जी, जो हमारे उस वक्त के राष्ट्रपति थे, उनको गिफ्ट किया। तो वो चीज़ आज भी नेशनल म्यूज़ियम में आप देख सकते हैं। अच्छा। उसके अलावा 20-50 सिक्के उन्होंने पटना के म्यूज़ियम को दिए,
कुछ बॉम्बे के छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय जो है उसके पास हैं, और कुछ भरतपुर के जो म्यूज़ियम है उसके पास है, और जो रिमेनिंग बड़ा अभी भी नंबर बचा वो राजस्थान गवर्नमेंट के पास आज तक रखा हुआ है। अच्छा। ये इसको हम खजाना कहते हैं। ये इंडिया में इससे बड़ा सोने का कभी खजाना मिला नहीं। क्या वैल्यू रहा होगा उसका? नहीं, ये वैल्यू तो मैं बता रहा हूँ आपको, वो तो उसकी वैल्यू लगाई नहीं जा सकती। अगर वो होड़ ना मिलता, इसकी हिस्टोरिकल वैल्यू इतनी है कि वहाँ पे कम से कम 5-6 जो गुप्त राजा थे, गुप्त डायनेस्टी के, उनके सिक्के हमको मिल रहे हैं। अच्छा, और 5-6 अलग अलग रूलर्स के वो भी कॉइन्स मिल रहे हैं, सारे गोल्ड के हैं, और वो अलग अलग टाइप्स के मिल रहे हैं। आपने मुझे अश्वमेध का सवाल पूछा था, उसमें अश्वमेध के भी सिक्के मिल रहे हैं, समुद्रगुप्त के भी हैं और कुमारगुप्त के भी हैं। उसके बाद ना उससे पहले हमको गुप्तों का कभी इतना बड़ा सिक्कों का जो एक कलेक्शन है, जो होड़ है, वो कभी नहीं मिला। क्या कभी भारत के इतिहास में ऐसा भी हुआ है कि यहाँ पे रानियों के सिक्के चले हों? हाँ, चले हैं, बिल्कुल। इसके एविडेंसेस हमको मिलते हैं रानियों के। देखिए, अभी जो धारणा है कि भारत में जो विमेन है उनको बहुत ज़्यादा सम्मान प्राचीन भारत में नहीं मिलता था और थोड़ा उनको सबऑर्डिनेशन में रखा जाता था, लेकिन इस चीज़ को रिफ्यूट करते हैं ये जो एंशिएंट कॉइन्स हैं, न्यूमिस्मेटिक की जो स्टडी है, क्योंकि हमको कॉइन्स मिलते हैं कि हमारे यहाँ प्राचीन भारत में रानियों ने भी शासन किया है राजाओं के साथ साथ, और अपने नाम से सिक्के भी निकाले हैं। और ये जो एविडेंसेस हैं हमको प्राचीन भारत से मिलने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि जो एक प्राचीनतम, अगर मैं बात करूँ, किसी भारतीय रानी का अगर नाम आया हो जिसने अपने सिक्के निकाले हैं, तो वो एक सातवाहन शासक है, शातकर्णी। शातकर्णी सातवाहन शासक है दक्कन के। उनकी रानी रही है नागनिका। उनकी रानी ने अपने नाम से कॉपर के सिक्के निकाले हैं। ये इंडिया में अब तक का अर्लीस्ट एविडेंस है कि किसी इंडियन लेडी ने कॉइन निकाले हैं अपने नाम से। ये किस कालखंड की बात? ये मैं बात कर रहा हूँ आपसे आज से लगभग 1900-2000 साल पुरानी 2nd सेंचुरी AD की, जब सातवाहनास का रूल था। हो सकता है 50 साल प्लस माइनस हो। फिर हम देखते हैं धीरे धीरे ये एक अपने आप में सॉलिटरी एविडेंस नहीं है, इंडिया में एक ट्रेडिशन रहा है। हमने अहिल्याबाई का भी नाम सुना है, हमने रज़िया सुल्तान का भी नाम सुना है। फिर हम देखेंगे कश्मीर में भी 2 रानियां हुई हैं जिन्होंने अपने नाम से सिक्के निकाले। अच्छा। कश्मीर में सल्तनत काल के आने से पहले से एक पूरी हिस्ट्री रही है हिंदू राजाओं की। उनमें से 2 रानियां हमको मिलती हैं, एक है सुगंधा और एक है दिद्दा। इन दोनों रानियों ने न सिर्फ सिक्के निकाले हैं, अपने खुद ही अधिकार के साथ रूल भी किया है कश्मीर पे। सुगंधा एक का नाम था, वो 907 AD में वो रूल कर रही थी कश्मीर में। और पहले तो वो अपने बेटे के नाम पे रेजेंट थी, क्योंकि उनके पति के एक्सपायर होने के बाद उनका बेटा राजा बना, लेकिन उसकी माइनॉरिटी में माँ ने रीजेंसी संभाली। लेकिन जब बेटा माइनॉरिटी में ही एक्सपायर हो गया तो वो अपने खुद उन्होंने अधिकार को अपने हाथ में लिया, अपने नाम से सिक्के निकाले। उन्हीं के 50-60 साल बाद एक और रानी आती है दिद्दा, जो कि फेमस होने के साथ साथ बहुत इनफेमस भी हैं कश्मीर के इतिहास में। मैं आपको बताता हूँ क्यों। इनके जो पति थे वो थे क्षेमगुप्त। क्षेमगुप्त शासन करते थे, लेकिन वो बाकी चीज़ों में गुप्ता डायनेस्टी से थे? नहीं, गुप्ता डायनेस्टी के नहीं थे। ये जो है ये कश्मीर की उनकी लोकल डायनेस्टीज़ हैं। वो नाम गुप्ता लगा हुआ है लेकिन नहीं है। तो जब वो धीरे धीरे शासन कर रहे थे, लेकिन शासन को संभाल रही थी दिद्दा साथ में भी। क्यों? क्योंकि हमको क्षेमगुप्त के कुछ सिक्कों में दिद्दा का नाम मिलता है, और ये पूरी कहानी हमको कल्हण की राजतरंगिणी में पता चलती है। क्षेमगुप्त बहुत जल्दी एक्सपायर हो गया था, तो दिद्दा ने जो शासन संभाला वो अपने बेटे के नाम से चलाया। बेटे का नाम था अभिमन्यु गुप्त। तो वो सिक्के भी निकाले, हमें मिलते हैं, लेकिन वो अभिमन्यु गुप्त है जो है वो कुछ समय बाद मर गया। धीरे धीरे अभिमन्यु गुप्त के 3 और बेटे थे, वो धीरे धीरे राजा बने एक करके एक, लेकिन वो सारे के सारे बहुत जल्दी ख़त्म हो गए। तो जो उनकी दादी थी अभिमन्यु गुप्त की माँ, धीरे धीरे करके वो पूरा कंट्रोल उन्होंने अपने हाथ में ले लिया, और अब वो अकेले ही पूरे कश्मीर को संभाल रही हैं। तो उन्होंने अपने नाम से, दिद्दा के नाम से उन्होंने सिक्के चलाए कश्मीर में। जो हम बात करते हैं कि शायद प्राचीन भारत में महिलाओं को उतना सम्मान नहीं मिला हो, लेकिन ये चीज़ें उनको रिफ्यूट करती हैं। फिर हमारे पास रुद्राम्बा देवी का भी उल्लेख आता है, उन्होंने सिक्के चलाए हैं। हमारे पास हमारे इंदौर की अहिल्याबाई होलकर जी का भी उल्लेख आता है, उन्होंने अपने खुद के सिक्के चलाए हैं। भले ही उनके सिक्कों पे उनका नाम नहीं था, लेकिन उनके शासनकाल का हमको पता चलता है क्योंकि उसमें साल दिया गया है। दूसरा, वो एक शैव भक्त थी, शैव थी वो, तो उनके सिक्कों पे हमको शिवलिंग मिलता है और बिल्व पत्र मतलब बेल की पत्ती मिलती है। तो ये चीज़ बताती है कि वो शिव भक्त भी थी, और साथ साथ चूँकि वो रूल भी कर रही थी तो उनके अपने नाम से सिक्के ही बने हुए हैं। और हम ज़्यादा बाहर क्यों जाएँ, ग्वालियर में हम बैठे हुए हैं। ग्वालियर में जो हमारा जो बैजा ताल है, ये बैजा ताल जिनके नाम से हैं बैजाबाई, उन्होंने खुद
जब शासन किया जनकोजी राव की रिजेंसी में, तो उन्होंने खुद सिक्के निकाले, उन्होंने अपने सिक्के पे श्री एक लेटर ऐड करवाया। तो हम ये मानते हैं कि ये सिक्के बैजाबाई द्वारा चले हुए हैं, मतलब ग्वालियर में भी एक लेडी द्वारा सिक्के चले हुए हैं। तो एक पूरा ट्रेडिशन भारत में विमेन द्वारा जारी सिक्कों का रहा है, वो अपने आप में एक अकेला उदाहरण नागरिका का नहीं है। कमाल का डिस्कशन रहा, चलिए, मज़ा आया, थैंक यू सो मच। डन। हाँ, चलो भाई, इट वाज फन इट वाज फन एंड अ न्यू एक्सपीरियंस, ये तो सच बात है।